मैंने मिस गार्ड को देखकर यूं शदीद हैरानी जाहिर की जैसे बौखला गया हूं। अपनी शिकस्त पर बदहवास होकर गुमसुम रह गया हूं। मगर मैं उसके दिमाग को पढ़कर सबसे पहले हदीका के मुतालिक मालूम कर रहा था। पता चला वो जिस वक्त 20 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक टीम बना रही थी और अपने बातमाद साथियों को मेरी प्लानिंग समझा रही थी, उस वक्त यूसुफ नामी गद्दार उनमें शामिल था। उसने ट्रांसमीटर के जरिए गोल्डन रैकेट के सरबराह को इतला दी। ये शाम ही को पता चल गया था कि क्रिस्टोफर मीकी किसी चादर वाली के साथ डीमोर के इलाके में है। इस इतला के साथ ही गोल्डन रैकेट का डॉक्टर विलियम ब्रोक अपनी दस्ते रास्त मिस गाइड के साथ डीमोर पहुंच गया। वो तकरीबन 11 बजे वहां पहुंचा। जब हदीका आखिरी बार मुझसे मुलाकात करके मुजाहिदीन के साथ वहां से रवाना हुई तो रास्ते में ही उन्हें घेर लिया गया। उनके दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ, फायरिंग का तबादला होता रहा। फिर वो हदीका को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। बहुत से मुजाहिदीन हलाक हुए, जो बच गए थे उन्हें मजबूरन फरार होना पड़ा। डॉक्टर विलियम ब्रोक ने फौरन ही अपने तौर पर मंसूबा बनाया कि मिस गाइड को हदीका बनकर जाना चाहिए। उसने ट्रांसमीटर के जरिए सी सरपंच से राब्ता कायम किया। उसे मेरे मंसूबे के मुताबिक तफसील से इतला दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इतला देने वाला खुद कौन है। उसने सख्ती से ताकीद की थी कि क्रिस्टोफर मीकी और हदीका को जानी नुकसान न पहुंचाया जाए। एक तो वो मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, दूसरा उसकी मिस गाइड हदीका के रूप में जा रही थी। किला के पहरेदार उसे गोली मार सकते थे, इसलिए उसने पहले ही सी सरपंच को समझा दिया था। मैं मिस गाइड के दिमाग से तमाम मालूमात एक ही वक्त में हासिल नहीं कर रहा था, सिर्फ हदीका के मुतल्लिक मालूम करना चाहता था। उसके दिमाग ने बताया वो गोल्डन रैकेट के डॉक्टर विलियम ब्रोक की कैद में है। उसे कहाँ रखा गया है ये डॉक्टर विलियम ब्रोक ही जानता है। मिस गाइड ने मुस्कुराकर मुझे देखते हुए पूछा, कब तक तुम गुमसुम होकर देखते रहोगे? क्या अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है? मुझे उसकी बात का जवाब देना था। मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर अपने सर को दोनों हाथों से यूं थाम लिया जैसे सर चकरा रहा हो। दरअसल मैं पहली फुर्सत में हदीका के मुतल्लिक मालूम करना चाहता था। मैंने विलियम ब्रोक के दिमाग को पढ़ा। सिर्फ इतना ही मालूम किया कि वो जिंदा है या नहीं। मालूम हुआ वो जिंदा भी और बखैरियत भी। फिर मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर मिस गाइड की तरफ देखते हुए घूरने लगा। वह हैरानी से बोली, अभी तो तुम हैरान हो रहे थे, अब घूर रहे हो, क्या बात है? मैंने पूछा, हदीका कहाँ है? वो अपनी एक उंगली इनकार की सूरत में हिलाते हुए बोली, कैदी को सवाल करने का हक नहीं पहुंचता। हम तुमसे सवाल करेंगे और तुम जवाब दोगे। मैंने शौखी से मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक तुम्हारा कैदी बनने का ताल्लुक है तो सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए, लेकिन सी सरपंच का जहां तक ताल्लुक है वो बेचारा मुझे इस जिंदगी में कभी अपना कैदी नहीं बना सकेगा। सी सरपंच की आवाज स्पीकर के जरिए गरजती हुई आई, यू नॉनसेंस, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि किले में कैद होने वालों को कितनी अजियतनाक सजाएं दी जाती हैं तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं जानता था सी सरपंच का पूरा खानदान इस किले में आबाद है। उसकी बीवी, उसकी जवान बेटी, जवान बेटा और दो छोटे बच्चे किले के एक हिस्से में शाहाना जिंदगी गुजारते थे। मैंने कहा, तुम मुझे जान से नहीं मार सकोगे। मैं जानता हूँ गोल्डन रैकेट को मेरी जरूरत है और तुम मुझसे फायदा उठाने की कोशिश करोगे। रह गई अजियत देने की बातें तो ये हसरत भी तुम्हारे दिल में रह जाएगी। यकीन ना हो तो अपनी हसरत पूरी करने की कोशिश करो। मिस गाइड ने सर उठाकर कहा, मिस्टर सरपंट, एक दूसरे को जोशीले अंदाज में चैलेंज करने से बात नहीं बनेगी। हम कह चुके हैं मीकी को हमारे हवाले कर दो, हम इससे असलियत उगलवा लेंगे। अच्छी बात है, ये सुबह तक तुम्हारी तहवील में रहेगा। अगर तुम नाकाम हुई तो हम इसे बोलना भी सिखाएंगे। मिस गाइड ने मुझसे कहा, मेरे पीछे आओ। वो पलट गई, दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। वो दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई, घूमकर मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं औरत के पीछे नहीं जाता, लिहाजा हुक्म ना दो, प्यार से बोलो। वो कातिलाना अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, प्यार से कह रही हूँ, आ जाओ। मैं उसके पीछे चलता हुआ एक बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंचा। उसने एक आरामदेह सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने चारों तरफ घूमकर उस सजे हुए कमरे का जायजा लिया, फिर बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, मैं जरा उधर जाना चाहता हूँ। वो नागवारी से मुंह बनाकर बोली, कोई चालाकी दिखाना चाहती हो? याद रखो, यहां से फरार का कोई रास्ता नहीं है। जब तुम्हें इतना यकीन है तो फिर मुंह क्यों बना रही हो? वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मैं बाथरूम में चलाया। अंदर से दरवाजे को बंद करते ही मुजाहिदीन की खबर ली। साहिली इलाके की तरफ हमारा पलड़ा भारी था। वहां सी सरपंच के दूसरे मुसल्ला जवान आने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। जब भी वो पेशकदमी करना चाहते, मुजाहिदीन की तरफ से फायरिंग होने लगती। उनके लिए गोला बारूद की कमी नहीं थी। जितने हिस्सों पर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ था, वहां ऐसी चीजों का जखीरा था।
मैंने कंट्रोल टावर के उस ऑफिसर की खबर ली जिसे मैं जीने पर चढ़ाता और उतारता रहा था। अब वो कंट्रोल रूम में था। वहां उसके अलावा एक औरत और दो मर्द थे, उसके साथ एक जवान लड़का था। वो कंट्रोल रूम में वहां की मशीनों को ऑपरेट करने, सिग्नल को समझने की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। उस ऑफिसर के जरिए मैंने उम्र रसीदा औरत और मर्द की बातें सुनी और ये मालूम हुआ कि वो लड़का सी सरपंच का बड़ा बेटा है। ऑफिसर ने कंट्रोल रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। वो उन्हें बता रहा था, क्रिस्टोफर मिकी बहुत जीदारी से लड़ता है, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। हमारे मुसल्ला जवानों ने उसे बेबस कर दिया था, इसके बावजूद वो हम पर भारी पड़ गया। नौजवान ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है, वो कैसे गालिब आ गया? मालूम होता है हमारे इलाके में जो मुसल्ला गार्ड्स हैं उनमें से कुछ क्रिस्टोफर मिकी के आदमी हैं, क्योंकि जब उसे बेबस किया गया तो अपने एक मुसल्ला जवान ने दूसरे जवान को गोली का निशाना बनाया। फिर उसने मुझे भी शूट करने की धमकी दी थी। ऑफिसर की बातों के दौरान मैं नौजवान के दिमाग को टटोल रहा था। उसका नाम यूं तो जॉन बिली मोरिया था, लेकिन सब उसे बिली कहकर पुकारते थे। बिली को ऑफिसर की बात का यकीन नहीं आया। बाद में रेडियो ऑपरेटिंग के जरिए इतला मिली, खुफिया रास्तों से जो बेहतरीन फाइटर क्रिस्टोफर मिकी को काबू करने आ रहे थे, उनमें से मिकी ने 4 को हलाक कर दिया था और 2 बुरी तरह जख्मी हो गए। बिली ने यह रिपोर्ट सुनकर हैरानी से कहा, ओ गॉड, ये मिकी इंसान है या शैतान है, किसी के काबू में नहीं आ रहा है। मैंने इसके मुतल्लिक बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन कभी देखने का इत्तफाक नहीं हुआ। आज अच्छा मौका है। उसने रेडियो ऑपरेट करते हुए अपने बाप सी सरपंच से राब्ता कायम किया। फिर पूछा, पापा, क्या मिकी को गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ बेटे, वो हमारी कैद में है। मिस गाइड उसे हकीकत उगलवाने की कोशिश कर रही है। पापा, मैं एक नजर उसे देखना चाहता हूँ। ड्यूटी के वक्त सिर्फ ड्यूटी का ख्याल रखो, उसे देखने का बहुत मौका मिलेगा। वो हमारी कैद में है, यहाँ से निकल कर नहीं जा सकेगा। सी सरपंच ने बेटे से राब्ता खत्म कर दिया। दूसरी तरफ से इंटरकॉम पर इशारा मौसूल हो रहा था। उसने बटन को दबाते हुए पूछा, यस। दूसरी तरफ से कहा गया, सर, हम कंट्रोल टावर और साहली गेट की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकते। हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, अब तो एक ही रास्ता है, क्रिस्टोफर मिकी से ऐलान कराया जाए। वही अपने लोगों को हथियार डालने पर मजबूर कर सकता है। फिलहाल फायरिंग बंद रखो, थोड़ी देर बाद मिकी ऐलान करने पर मजबूर हो जाएगा। उसने राब्ता खत्म कर दिया। मैंने उसे दिमागी तौर पर मजबूर किया कि वो अपने बीवी बच्चों से राब्ता कायम करे। उसने यही किया। चंद सेकंड के बाद मैंने मिस्टर सरपंच की आवाज सुनी, फिर मिसेस सरपंच के जरिए उसके बच्चों तक पहुंच गया। 2 बच्चे बहुत छोटे थे और एक 14 बरस की लड़की थी, उसका नाम लिजा था। अब मेरे हाथ में इतने अहम औरे थे जिनके जरिए मैं सरपंच को तिगनी का नाच नचा सकता था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस गाइड ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाबन पूछा, बाथरूम में क्या करते हैं? बकवास मत करो, फौरन बाहर आओ। 1 घंटे से पहले नहीं निकलूंगा, इंतजार करो। तुम सीधी तरह नहीं आए तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। तुम्हें किस अहमक ने मेरे साथ लगाया है? तुम एक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुलवा सकती, मेरी जुबान क्या खुलवाओगी? वो तदबीर सोचने लगी, किस तरह दरवाजा खुलवाए। मैं फौरन ही डॉक्टर विलियम ब्रोक के दिमाग में पहुंच गया। हदीका के मुतल्लिक मालूम करना जरूरी था। मैं बराह रास्त हदीका के दिमाग में पहुंच नहीं सकता था। उसके गूंगेपन और उसकी पर्दा नशीनी ने मेरी टेलीपैथी को महदूद कर दिया था। फिर भी ये ख्याल सता रहा था कि वो कैद में रहकर अपनी पर्दा नशीनी और अपने गूंगेपन को कायम रख सकेगी या नहीं। अपनी कसम के टूटने पर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? डॉक्टर विलियम ब्रोक अपने कमरे में टहल रहा था, गुस्से से झुंझला रहा था। फिर उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसके 2 मातहत खड़े हुए थे। उसने गरज कर पूछा, मुझे वजाहत चाहिए, वो कैसे फरार हो गई? वो हदीका के मुतल्लिक अपने आदमियों से सवाल कर रहा था। मैंने इत्मीनान की सांस ली। मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वो फरार हो गई थी। डॉक्टर के एक मातियत ने कहा, सर, हम धोखा खा गए। हम इस ख्याल में रहे कि हमारा कोई पीछा नहीं करेगा। मैं यही पूछना चाहता था, कौन हमारा पीछा कर रहा था? जनाब, वो 10 थे जिनमें से यूसुफ हमारा आदमी था। बाकी 9 में से 6 को हमने हलाक कर दिया था। 3 फरार हो गए थे। हमसे यही चूक हो गई, वो फरार नहीं हुए थे। डॉक्टर ने धाड़ते हुए कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि ये मुजाहिदीन दीवाने हैं, सरफिरे हैं? जब मुकाबले पर आते हैं तो पीठ नहीं दिखाते। मैं समझ गया, वही फरार होने वाले तुम्हारा ताकुब करते हुए हदीका तक पहुंच गए थे। जी हाँ, यही बात है। अब मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ और अपने बेहतरीन और चालाक आदमियों को किले के आसपास ड्यूटी पर लगाओ। हदीका जरूर मिकी के मुतल्लिक मालूम करने के लिए उधर आएगी। हो सकता है वो किले में दाखिल होने की हमाकत करे। डॉक्टर विलियम ब्रोक सही लाइन पर सोच रहा था। अगरचे वो पूरी तरह हदीका की दीवानगी को नहीं समझता था कि वो मेरी खातिर किस तरह दिन रात जागती है।
और मेरे साथ साए की तरह लगी रहती है। उसे सिर्फ इतना ही मालूम था कि मिकी और हदीका कई मुकामात पर एक जगह देखे गई हैं। उसने अंदाजा लगाया था वो किले में दाखिल होने की हमाकत करेगी और मैं भी एतराफ कर रहा था। अगर उसने वाकई ये हमाकत की तो मेरी परेशानियां बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं किस तरह उसे हमाकत से बाज रख सकता था। मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। उसके आसपास जो मुजाहिदीन थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो तीनों ही अरबी जुबान बोलते थे। अब वो मजीद जांबाजों की टीम बनाकर इधर आएगी तो मैं उनके चेहरों से और उनके लबो लहजे से आशना नहीं रहूंगा। मेरा वो बैग जिसमें क्रिस्टोफर मिक्की के अहम कागजात और ट्रांसमीटर रखा हुआ था हदीका के पास रह गया था। डॉक्टर विलियम ब्रोक के दिमाग से पता चला उसके पास ऐसा कोई बैग नजर नहीं आया। इसका मतलब ये था फरार होने वाले मुजाहिदीन उसे लेकर चले गए थे। मैं हदीका से राब्ता कायम करने के लिए हर पहलू पर गौर कर रहा था। आखिर ये तदबीर सूझी कि किले के साहली हिस्से पर हमारे जिन मुजाहिदीन ने कब्जा जमा रखा है उनमें से किसी एक को कंट्रोल टावर पर भेजूं। वहां रेडियो सिग्नल, फ्लैग सिग्नल, लाइट सिग्नल के अलावा ट्रांसमीटर भी था। वो मुजाहिद वहां से राब्ता कायम कर सकता था। मेरा ट्रांसमीटर अगर किसी मुजाहिद के पास होगा तो उनके दरमियान राब्ता कायम हो जाएगा और मैं उसके जरिए पैगाम पहुंचा दूंगा कि हदीका को फिलहाल किले की तरफ नहीं आना चाहिए। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक बाथरूम के अंदर हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर पता चला वहां भी एक स्पीकर कहीं नस्ब किया गया है। फिर सी सरपंच की आवाज सुनाई दी, मिक्की बहुत हो चुका है, बाथरूम से निकल आओ। हम तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की मोहलत देती हैं। दूसरे मिनट में ये बाथरूम गैस चैम्बर बन जाएगा। यहाँ तुम घुट घुट कर मर जाओगे, बाहर नहीं निकल सकोगे, क्योंकि हम दरवाजे को बाहर से लॉक कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गैस दूसरे कमरे तक पहुंचेगी। फैसला करो, सिर्फ 1 मिनट। उसकी बात खत्म होते ही मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में मिस गाइड दोनों हाथ कमर पर रखे फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मुझे देखते ही बोली, कैसे आ गए? मैंने एक सर्द आ भर कर कहा, आदमी जन्नत में अकेला नहीं रह सकता, बाथरूम में कैसे रह सकता है? दो पहलवान नुमाई शख्स कमरे में आ गए। एक पहलवान बाथरूम के दरवाजे के करीब खड़ा हो गया, दूसरा कमरे के दूसरे दरवाजे पर जम गया। वो बोली, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो ये दोनों तुम्हारी पिटाई करेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनसे मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बड़ी आसानी से दोनों को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन उनके बाद कुछ और आ जाते। ये सिलसिला चलता रहता। मैं ख्वामखा थकना नहीं चाहता था। आराम से एक सोफे पर बैठ गया। मिस गाइड ने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा, तुम्हारे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है, क्या ये गलत है? गलत है। झूठ मत बोलो, अभी तुम्हारा मुआयना किया जाएगा। एक प्लास्टिक सर्जरी का माहिर यहाँ मौजूद है। हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। इससे पहले कि वो तुम्हारे चेहरे का मुआयना करे तुम खुद ही हकीकत बयान कर दो। मैं कह चुका हूँ, दूसरा सवाल पूछो। तुम पाकिस्तान से आए हो, क्या ये गलत है? गलत है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। क्या कोई माहिर पाकिस्तान भी आया है जो मेरा मुआयना करके बताएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ? मिस गाइड ने एक पहलवान की तरफ देखते हुए हुक्म दिया, सर्जन से कहो अपने आलात लेकर आए और इसे बेनकाब करे। मैं जानता था किसी तरह भी मेरा भेद नहीं खुलेगा। डॉक्टर शेफर्ड ऐसे मुर्दा इंसानों की खालों से इस्तेफादा करता था जो मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने डायसेक्शन के लिए आते थे। उनसे बच रहने वाली खालों के रेशे सर्जरी के लिए महफूज कर लिए जाते थे। जब ये किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर सर्जरी के वक्त इस्तेमाल होते थे तो जरा भी मसनूई चेहरे का शुबा नहीं होता था। मिस गाइड मेरे चेहरे का तिब्बी मुआयना कराना चाहती थी और सर्जन आ रहा था। वो ज़ाहिरी मुआयना करने के बाद तिब्बी मुआयने के लिए जरूर मेरे चेहरे के किसी हिस्से से थोड़ा सा गोश्त काट कर ले जाता, और मैं ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो पहलवान वापस आया। उसके हाथ में एक तय किया हुआ कागज था। मिस गाइड ने पूछा, क्या हुआ, तुम सर्जन को बुलाकर नहीं लाए? उसने खामोशी से वो कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। मिस गाइड ने वो कागज खोलकर पढ़ा। सी सरपंट ने लिखा था, मिस गाइड, ये थोड़ी देर बाद भी बेनकाब हो सकता है, लेकिन कंट्रोल टावर में मेरा बेटा और 3 अहम अफराद फंसे हुए हैं। वहां से उतरकर नीचे नहीं आ सके। तमाम छापा मारू शीशे पर छाए हुए हैं। इससे कहो माइक्रोफोन के जरिए अपने साथियों को मुखातिब करे और उन्हें हथियार डालने का हुक्म दे। सी सरपंच ये बातें स्पीकर के जरिए मुझसे कह सकता था, लेकिन वो मुझे ये बताना नहीं चाहता था कि कंट्रोल टावर में उसका अपना बेटा फंसा हुआ है। उसने मिस गाइड को ताकीद की थी कि मेरे सामने कंट्रोल टावर का जिक्र ही ना करे। मिस गाइड ने कागज को फाड़कर पुर्जा पुर्जा करते हुए कहा, यहाँ माइक्रोफोन लाया जा रहा है, तुम उसके जरिए अपने साथियों को मुखातिब करो और उन्हें हथियार डालने का हुक्म दो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, किस खुशी में हुक्म दूं? उसी वक्त एक माइक स्टैंड के साथ लाकर मेरे सामने रख दिया गया। मैंने उसे ठोंक बजाकर देखा, फिर खंकार कर गला साफ करते हुए मुस्कुराकर मिस गाइड को देखते हुए बुलंद आवाज में कहा,
मेरे जांबाज साथियों, क्रिस्टोफर मीकी तुमसे मुखातिब है, तवज्जो से सुनो। तुमने किले के उस हिस्से पर कब्जा जमाने के बाद कंट्रोल टावर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरी ये बात सुनते ही सी सरपंट अपनी जगह से चीखने चिल्लाने लगा, बंद करो, बकवास बंद करो, इससे माइक छीन लो। इससे पहले कि मुझसे माइक छीना जाता, मैंने कहा, मेरे मुजाहिदों, उस कंट्रोल टावर में सी सरपंट का लाडला बेटा फंसा हुआ है। तुम हर लम्हा मेरी खैरियत मालूम करते रहो। जैसे ही मेरी सलामती का खतरा हो, वैसे ही लड़के को ठिकाने लगा दो। मेरी बात खत्म होने से पहले दोनों पहलवानों ने मेरी तरफ छलांग लगाई थी। मैं कब खामोश बैठने वाला था। माइक स्टैंड को दोनों हाथों से थामकर वहां से छलांग लगाकर दूसरी जगह पहुंच गया। वो दोनों मेरे सोफे के पास गिरे थे और मैं दूसरी जगह खड़े होकर अपनी बात पूरी कर चुका था। इसके बाद मैंने ललकारते हुए कहा, सी सरपंट, तुम्हारा बेटा किसी भी लम्हे इस दुनिया से उठने वाला है। सरपंट ने तड़प कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बेवकूफो, हट जाओ, मिकी से दूर रहो, इसे हाथ ना लगाओ। दोनों पहलवान सोफे के पास से उठकर हमला करना चाहते थे। अपने बॉस का हुक्म सुनकर वहीं रुक गए। मैंने माइक के जरिए कहा, मेरे जांबाज साथियों, हर आधे घंटे के बाद मेरी आवाज सुनो। अगर मेरी आवाज सुनाई ना दे तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लिहाजा दुश्मन का बेटा भी ना रहे। ये कहने के बाद मैंने माइक स्टैंड को मिस गाइड के सामने रख दिया। फिर उसके सर पर हाथ फेर कर पुचकारते हुए कहा, नन्ही बच्ची, अब तुम हर आधे घंटे बाद माइक्रोफोन मेरे सामने लाओगी और मुझे ऐलान करने का मौका दोगी। फिर मैंने सर उठाकर पूछा, क्यों मिस्टर सरपंट, मेरा ऐलान हर आधे घंटे बाद जरूरी है ना? हाँ, जरूरी है मिस गाइड, तुम आराम करो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं मिस्टर मीकी से गुफ्तगू करूंगा। गुफ्तगू पर्दे में रहकर नहीं होगी, मेरे सामने आओ या मुझे आने दो। उसने एक पहलवान को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया, मिस्टर मीकी को मेरे पास ले आओ। मैंने मुस्कुराते हुए मिस गाइड को देखा। वो गुस्से से तिलमिला रही थी। फिर कहने लगी, मिस्टर सरपंट, मुआहदे के मुताबिक मैं भी इस गुफ्तगू में शरीक होंगी। तुमने डॉक्टर विलियम ब्रोक से वादा किया था कि इस मामले से हमें अलग नहीं रखोगे। सरपंट की आवाज सुनाई दी। मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें मौका दिया। तुम मिस्टर मीकी से कोई कारामद गुफ्तगू ना कर सकी, अब मुझे करने दो। मैं एक पहलवान के साथ चलता हुआ उस कमरे से निकल गया। मुख्तलिफ राहदारियों और कमरे से गुजरता हुआ सी सरपंट की तरफ जाने लगा। इस दौरान मुजाहिदीन के दिमागों से मालूम कर रहा था। उन्होंने स्पीकर के जरिए मेरी बातें सुन ली थी। ये तय कर चुके थे कि हर आधे घंटे के बाद मेरी आवाज सुनेंगे। आवाज सुनाई नहीं देगी तो कंट्रोल टावर पर धावा बोल देंगे। मैं एक वसीअरीज कमरे में पहुंच गया। उस कमरे के दूर उफ्तादा हिस्से में एक बड़ी सी मेज थी। उस मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर सी सरपंच बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। मैंने उसे देखते ही कहा, मैं कोई मुलजिम नहीं हूं और तुम कोई मुंसिफ नहीं हो कि बैठे रहो, तुम्हें मेरे इस्तकबाल के लिए उठना चाहिए। उसने मुझे बेबसी से देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। मैं आगे बढ़ा तो वो भी आगे बढ़ता हुआ आया। हम दोनों ने एक दूसरे से मुसाफिया किया। उसने कहा, मिस्टर मीकी, हम चाहें तो एक मुस्तहकम दोस्ती के रिश्ते में मुंसलिक हो सकती हैं। मैं इस सिलसिले में इत्मीनान से गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली बात यह कि यहाँ माइक के जरिए अपने साथियों को मुखातिब करना चाहता हूँ। वो अपनी मेज की तरफ बढ़ते हुए बोला, यहाँ आ जाओ। उस मेज पर एक जगह बहुत से बटन लगे हुए थे। उसने कहा, इस बटन को दबाओगे तो माइक ऑन हो जाएगा। तुम्हारी आवाज यहाँ से मुजाहिदीन तक पहुंचेगी। मैंने पूछा, और कंट्रोल रूम तक आवाज कैसे पहुंचेगी? उसने घूरकर मुझे देखा, फिर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बटन को दबाने से। तो फिर इसे दबाओ और अपने बेटे से और वहां मौजूद 4 अफराद से कहो, हमारे एक जांबाज वहां पहुंच रहे हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। सी सरपंच ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे बिल्कुल ही बेबस और मजबूर समझते हो? मुझे गुस्सा आएगा तो मैं अपने बेटे की भी परवाह नहीं करूंगा। जब तुम परवाह नहीं करोगे उस वक्त सोचूंगा कि दूसरी कौन सी चाल चलनी चाहिए। फिलहाल जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। वह अचानक नरम पड़ते हुए बोला, देखो मिकी, मेरा बेटा और वो चारों कंट्रोल रूम में महफूज हैं। तुम यहाँ महफूज हो, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। फिर क्या जरूरी है कि तुम्हारा कोई आदमी वहां पहुंचे? बहुत जरूरी है। जो कह रहा हूं वो करो। तुम किले के उस हिस्से पर काबिज हो चुके हो, हमारे आदमी वहां मदाखलत नहीं कर सकते। फिर तुम्हें किस बात का अंदेशा है? समुद्री रास्ते से तुम्हारे मुसल्ला आदमी वहां पहुंच सकती हैं। माना कि वो बड़ा सा गेट हमारे मुजाहिदीन ने बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे आदमी कुमंद डालकर किले के अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमारे किसी मुजाहिद का तुम्हारे बेटे के करीब रहना बहुत जरूरी है। वो मुझे सोचती हुई नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा एतराज फजूल है। यूं भी तुम्हारा बेटा जॉन बिली अपने लोगों के साथ कंट्रोल रूम में महसूर है। वहां से निकलकर किसी तरह तुम्हारे पास नहीं आ सकता। फिर मेरे आदमियों में से कोई वहां पहुंच जाए तो तुम्हें एतराज क्यों है? मैं मानता हूं वो महसूर है, मेरे पास नहीं आ सकता। मुजाहिदीन से दूर है, उसे दूर रहने दो।
इसी तरह महफूज रहने दो प्लीज। मुझसे कोई भी शर्त मनवा लो, मगर मेरे बेटे के दुश्मन न बनो। जब कोई बाप अपने जवान बेटी की सलामती के लिए गिड़गिड़ाता है, कोई माँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए तड़पती है, तो बहुत दुख होता है, उनसे हमदर्दी होती है, जी चाहता है जान देकर भी उनके काम आऊं। लेकिन सी सरपंच, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी माओं पर रहम किया, कितने बापों के सामने उनके बेटों को अजियतें देकर हलाक किया। हम मुसलमानों का अकीदा है कि मरने के बाद हमारे लिए यौम हिसाब होगा। आज की शब तुम्हारे लिए शब हिसाब है। हिसाब करो और बताओ तुमने कितने जवान बेटों को मौत के घाट उतारा है। वो मेरी बात सुन रहा था और थूक निकल रहा था। आंखें यूं धुंधला गई थी जैसे बेटे के सिवा कुछ नजर ना रहा हो। मैंने कहा, चलो मैं अपनी शर्त से बाज आ जाता हूँ, मेरी दूसरी शर्त पूरी कर दो। वह अचानक ही खुश होकर बोला, मुझे मंजूर है, बोलो क्या चाहते हो। मुझे मेरी हदीका वापस कर दो। मैं कुछ नहीं जानता वो कौन है, उसे कहाँ गिरफ्तार किया गया है और उसकी जगह मिस गाइड ने कैसे ली है। मैं भी कुछ नहीं जानता। मेरी ये शर्त पूरी करो। मिस गाइड से कहो अपने लोगों से राब्ता कायम करे, कुछ भी करे। सुबह होने से पहले हदीका को मेरे पास होना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं किसी कमरे में तन्हा आराम करूंगा। वो जहां रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था उसके पीछे दरवाजा था। उसने दरवाजे को खोलते हुए कहा, यह मेरा कमरा खास है, तुम आराम कर सकते हो। मैंने अंदर झांक कर देखा, बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ कमरा था। सी सरपंच जैसे मुजरिम और अय्याश दौलतमंद ऐसे मखसूस कमरे अपने लिए रखती हैं। लेकिन सरपंच में एक बात अच्छी थी, वो अय्याश नहीं था, अपने बीवी बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारता था। आमतौर पर मुजरिमाना जिंदगी गुजारने वाले बीवी बच्चों का बखेड़ा नहीं पालते। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर रिश्तों की मोहब्बत में इस कदर डूब जाती हैं कि वही उनकी कमजोरियां बन जाती हैं। सी सरपंच मेरे सामने महज इसलिए झुक रहा था कि वो अपने बच्चों को बेइंतहा चाहता था। उनकी खातिर वो दुनिया छोड़ सकता था। मैं उसकी हस्ती बस्ती घरेलू जिंदगी को जहन्नुम बनाना नहीं चाहता था। उसकी बीवी बेकसूर थी, बच्चे मासूम थे। मैं सिर्फ धमकी देने की हद तक उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले कहा, सरपंच एक बात याद रखो, हदीका सुबह से पहले मेरे पास आ जाए। दूसरी बात, जहां हमारे मुजाहिदीन काबिज हो चुकी हैं, किले के उस हिस्से को वापस लेने की कोशिशों से बाज आ जाओ। तुम्हारा कोई आदमी समुद्री रास्ते से उधर ना जाए। ये कहकर मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो मुझे नहीं देख सकता था, मैं उसे देख रहा था। दरवाजा बंद होते ही वो फौरन पलटकर अपनी मेज के पास गया और एक ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने लगा। जरा देर बाद ही डॉक्टर विलियम ब्रोक से राब्ता कायम हो गया। उसने कहा, डॉक्टर तुमने ये कौन सी मुसीबत मेरे सर डाल दी है। मैं किसी दुश्मन को बहुत सोच समझकर किले के अंदर आने की इजाजत देता हूँ, उसके चारों तरफ सख्त पहरे बिठा देता हूँ। मिस्टर क्रिस्टोफर मीकी तो ऐसा दुश्मन है जो पूरे यूरोप में पुरस्कार मशहूर है। उसके मुतालिक कहा जाता है वो एक नहीं 11 हैं। फिर तुमने उसके लिए मेरे किले का दरवाजा हमवार क्यों किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। शायद तुम्हें नहीं मालूम, और अगर नहीं मालूम तो लबनान के हर मुजरिम को मालूम होना चाहिए। इंटरपोल का वो बुलाए जान इज्जत अली अचानक ही आ पहुंचा है। उसने अब तक मेरे 3 अड्डों पर कामयाब छापे मारे हैं। हमें हैरान है कि वो क्या बला है, उसके जराए कितने वसी हैं। हजारों मील दूर रहकर समझ लेता है कि किस शहर में कितने अड्डे हैं और वो अड्डे कहाँ हैं। तुम अपना दुखड़ा रो रहे हो, मेरी बात नहीं सुनना चाहते। मुझे बताओ मैं क्रिस्टोफर मीकी से किस तरह निजात हासिल करूं। मेरे पास ये मालूम करने की फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे लिए किस तरह परेशानियों का सबब बन गया है। उसने मेरे बेटे को यह रंगमाल बना लिया है। सीधी सी बात है, उसे किले से जाने की इजाजत दे दो, उसके रास्ते की रुकावट न बनो। बात यही होती तो मैं कब का मामला खत्म कर देता। वो तो हदीका का मुतालबा कर रहा है। तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है, फौरन उसे भेजो। वो मेरे पास नहीं है। मैंने उसे गिरफ्तार किया था लेकिन वो फरार हो गई। क्या बकवास करते हो, मेरे लिए मिक्की मुसीबत बन जाएगा। सुबह तक वो यहाँ न आई तो मेरे बेटे की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर विलियम ब्रोक जवाब में कुछ कहना चाहता था। उसके करीब ही फोन की घंटी बजने लगी। उसने कहा, 1 मिनट, मैं अभी बात करता हूँ। उसने रिसीवर उठाकर गुस्से से कहा, कौन है, जो कहना है मुख्तसर अल्फाज में जल्द कहो। लैला सानी की आवाज सुनाई दी। वो हंसते हुए बोली, डॉक्टर मैंने कहा था मुझसे टकराओगे तो तुम्हारे साथ आने वाले नए माल की खीप बेरोत में फरोख्त नहीं हो सकेगी। अब तो पुराने माल का स्टॉक भी खतरे में पड़ गया है। मैं अब तक तुम्हारे 2 अड्डों का कबाड़ा कर चुकी हूँ। तुमने अपने उन अड्डों के नाम बुर्ज के हिसाब से रखे हैं। बहरहाल मैं बता दूं, तुम्हारे अड्डे अकरब और सरतान को तहस नहस कर चुकी हूँ। तीसरे का नाम अभी नहीं बताऊंगी। हो सके तो अपने तमाम अड्डों को बचाए रखने की भरपूर कोशिश कर लो। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। लैला ने रिसीवर रख दिया। मेरे पास वक्त नहीं था कि लैला के पास जाता।
मैं तो डॉक्टर विलियम ब्रो के तिल मिलाने का तमाशा देख रहा था। इधर से सी सरपंच ने उसे मुखातिब किया तो वो बुरी तरह झुंझलाकर बोला, तुम सब जहन्नुम में जाओ, मैं किसी की नहीं सुन सकता, मुझे सोचने का मौका दो। डॉक्टर, होश में तो हो। मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू करोगे तो आइंदा तुम्हारा माल समुद्री रास्ते से नहीं आ सकेगा। मैं तुम्हें 15 मिनट की मोहलत देता हूं। अगर तुमने हदीका को पहुंचाने के सिलसिले में कोई उम्मीद अफसा बात नहीं की तो बुरे नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया, फिर एक बटन को दबाया। चंद सेकंड के बाद ही एक मातियत कमरे में आया। उसने गरज कर कहा, मिस गाइड को खींचते हुए लाओ। मातियत ने उसे हैरानी से देखा लेकिन सवाल करने की जुर्रत ना हुई। थोड़ी देर बाद ही दो शख्स मिस गाइड को जबरन धक्के देते हुए उस कमरे में ले आए। वो झुंझलाकर बोली, मिस्टर सरपंच, ये क्या हरकत है? हरकत की बच्ची, फौरन बताओ हदीका कहाँ है? मैं नहीं जानती। वो तुम्हारा बाप भी नहीं जानता। मुझे हदीका चाहिए। जब तुम उसका बहरूप इख्तियार कर सकती हो तो उसके बारे में बता भी सकती हो। नहीं बताओगी तो यहाँ कैदी बनकर रहोगी। जब तक वो हमें नहीं मिलेगी तुम्हारी रिहाई मुमकिन नहीं होगी। उसने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए हुक्म दिया, इसे ले जाओ और तहखाने की कोठरी में डाल दो। मैं दरवाजा खोलकर वहां पहुंच गया था। मिस गाइड को देखते हुए बोला, अफसोस, इतनी हसीन लड़की और इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। वो झुंझलाकर बोली, मिस्टर सरपंच, इसने जाने क्या चाल चली है। ये हमारे दरमियान फूट डाल रहा है। याद रखो, अगर हम आपस में लड़ पड़े तो इसका भला होगा और हम सबका नुकसान। नुकसान की बच्ची, मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे। वो उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। मैंने पूछा, क्या इसे कैद करने से हदीका मिल जाएगी? वह झुंझलाकर मेरी तरफ पलटा, फिर मुझे देखते एकदम से ठंडा पड़ गया। याद आ गया कि उसकी दुखती रग मेरे हाथ में है। बड़ी बेबसी से बोला, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर विलियम ब्रोक कहता है कि हदीका उसकी कैद से फरार हो गई है। सरपंच, मैं तुम्हारे बीवी बच्चों से दुश्मनी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जान पर बन आएगी तो शायद मजबूर हो जाऊं। मैं यकीन दिलाता हूं तुम यहाँ पूरी तरह महफूज हो। चाहो तो किसी रोक टोक के बगैर किले से बाहर जा सकते हो। यहाँ से जो ले जाना चाहो मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने ठहर ठहर कर कहा, मैं हदीका को ले जाना चाहता हूँ। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचने लगा। बेचारा अपना गुस्सा अपनी मुट्ठियों पर दिखा सकता था। मैंने कहा, अगर तुम वजन घटाना चाहते हो, खून खुश्क करना चाहते हो तो गुस्सा दिखाओ, वरना दिमाग को काबू में रखो। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक आसानी और फराम करता हूँ। वो क्या? उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अगर हदीका डॉक्टर विलियम ब्रो की कैद से फरार हो गई है तो यकीनन अपने साथियों के साथ किले की तरफ आएगी। तुम अपने मुसल्ला गार्ड्स को हुक्म दो कि वो नजर आए और यहाँ दाखिल होना चाहे तो उसे और उसके साथियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वह परेशान होकर बोला, क्या वो मुजाहिदीन की फौज लेकर आएगी? मेरा इस किले पर कब्जा जमाने का इरादा नहीं है। मैं सिर्फ हदीका को चाहता हूँ। वो आ जाए तो उसे मेरे पास पहुंचाया जाए और मुजाहिदीन को बाहर रोक दिया जाए। मैं उससे मिलूंगा, फिर यहाँ से अपने बाकी साथियों को लेकर चला जाऊंगा। साहली इलाके पर हमारा कब्जा है, वो इलाका तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। उसने मुझे बेयकीनी से देखते हुए कहा, मैं ये समझने से कासिर हूं तुम आखिर चाहते क्या हो। अगर चुपचाप चले जाओगे तो तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या था? मेरे दो मकासद हैं। एक मकसद ये पूरा हो गया कि तुम मुझे अच्छी तरह समझ लो और जिंदगी भर याद रखो। आइंदा कभी मुझसे टकराने की जरूरत ना करो। करोगे तो आज बेटा ये अर्गमाल बना है, कल तुम्हारा पूरा खानदान बनेगा। दी 11 क्रिस्टोफर मीकिस चाहते हैं कि किसी मुल्क किसी शहर में कोई खतरनाक मुजरिम हमारे सामने सर न उठाए। अगर कोई कहीं का बेताज बादशाह और समुद्रों में सी सरपंच कहलाते हो तो कम से कम हमसे टकराने की जरूरत ना करे। उसने कायल होकर कहा, मैं 11 मिक्कीज को मानता हूँ और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी ठहरो, मैं अपने खास क्रिस्टोफर मिकी से गुफ्तगू कराऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? आज जिंदगी में पहली बार एक असल क्रिस्टोफर मिकी से तुम्हारी बात होगी। उसने खुश होकर पूछा, क्या वाकई? हाँ, लेकिन मेरे यहाँ आने का दूसरा मकसद सुन लो। बुजुर्गों ने कहा है, औरत के चक्कर में पड़ के बड़े बड़े घन चक्कर बन जाती हैं। मैं हदीका के चक्कर में हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उसके और मुजाहिदीन के काम आता हूँ। हालांकि ये हमारे असूलों के खिलाफ है। जब तुम असल क्रिस्टोफर मिकी से गुफ्तगू करोगे तो हदीका और मुजाहिदीन का जिक्र नहीं करोगे। मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम मुजाहिदीन को बेइंतहा फायदे पहुंचाओगे। मैं उन्हें इतना फायदा पहुंचाऊंगा कि वो सोच में नहीं सकते। एक और बात, तुम्हारे जरिए यहाँ ऐसा कोई इसराइली नहीं आएगा जो मारूनी ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म करेगा। मैं इन मामलात में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं मेज पर रखे हुए ट्रांसमीटर के पास आया और उसे ऑपरेट करने लगा।
थोड़ी देर बाद ही असल क्रिस्टोफर मिकी यानी ब्लैक शैडो से राब्ता कायम हो गया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मिस्टर केएम, इस वक्त मैं कोड वर्ड्स बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे करीब डिमोर के इलाके का सी सरपंट मौजूद है। क्या तुम उसके इलाके में हो? जी हाँ, मैं उसके इलाके में हूँ और किले के साहली हिस्से पर मेरा कब्जा है। तुमने कमाल कर दिया। इसका मतलब है हम सी सरपंट से अपनी चंद अहम शराइत मनवा सकती हैं। इसीलिए मैंने सी सरपंट की मौजूदगी में तुमसे राब्ता कायम किया है। इससे पहले कि सरपंच से बराह रास्त गुफ्तगू हो, मैं अपनी मुख्तसर सी रूदात सुनाना चाहता हूँ। मैंने ब्लैक शैडो को बताना शुरू किया किस तरह डॉक्टर विलियम ब्रोक और उसके आदमी मेरे पीछे पड़ गए थे। मुझे नकली क्रिस्टोफर मिकी समझ रहे थे। इसराइली इंटेलिजेंस की जासूसा को भी मेरे पीछे लगा दिया था। गर्ज ये कि बैरोद से डिमूर तक पहुंचने की दास्तान सुना रहा था। इस दौरान मैंने महसूस किया ब्लैक शैडो खामोश बैठकर सुनने के दौरान कभी कभी मेज पर उंगलियों से तबला बजाता था। खट खटाखट की आवाज सुनाई देती। रसवंती ने दुरुस्त कहा था, वो अपनी आदत से मजबूर था, बेख्तियार मेज पर उंगलियां बजाने लगता था। उसने तमाम रुदात सुनने के बाद कहा, हमने सोचा था गोल्डन रैकेट वालों से सिर्फ $1 लाख वसूल करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे। अब ये रकम दुगनी कर दो। मिस्टर केएम, अब उस 1 लाख क्या, हम $1 भी वसूल नहीं कर सकेंगे। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। साथ में गोल्डमैन डॉक्टर विलियम ब्रोक के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। पता नहीं कैसे इंटरपोल के उस बलाए जान इज्जत अली को खबर होगी कि वो बेरोत पहुंच गया है। उसने उसके 3 अहम खुफिया अड्डों पर कामयाब छापे मारे हैं। आज की रात सिर्फ गोल्डन रैकेट वालों के लिए नहीं बल्कि तमाम मुजरिमों के लिए क़यामत की रात है। यह तो बहुत ही बुरी खबर है। अच्छा हुआ तुम बेरोत में नहीं हो, लेकिन सी सरपंट हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। तुम्हारे साथ उसे भी ये मालूम होना चाहिए कि बेरोत से वो डिमूर का रुख करेगा तो सबसे पहले सी सरपंट की नींदें उड़ा देगा। सी सरपंट ने कंकार कर गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर असल क्रिस्टोफर मिकी, मैं तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं पहली बार तुमसे मुखातिब हो रहा हूँ। फिलहाल मुझे इज्जत अली से कोई खतरा नहीं। आज सुबह तक समुद्री रास्ते से मेरा कोई माल नहीं पहुंचेगा। दूसरा ये कि इस किले में दाखिल होने के लिए, यहाँ की तलाशी लेने के लिए बाकायदा अदालत से इजाजतनामा हासिल करना पड़ता है। अगर वैसा कर भी लेगा तो मेरे खुफिया अड्डों तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या खुशफहमी है। ऐसी खुशफहमी गोल्डन रैकेट वालों को भी थी। बहरहाल ये तुम्हारे मामलात हैं, तुम खुद बेहतर समझ सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि मेरा केएम तुम्हारे साली इलाके को वापस कर दे और यहाँ से चुपचाप चला जाए? इससे बेहतर बात मेरे लिए क्या हो सकती है। हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। दोस्त बनकर रहने के लिए दोस्ती निभाना पड़ती है। मैं इस शर्त पर दोस्ती कर सकता हूँ कि आइंदा समुद्री रास्ते से किसी भी स्मगलर का माल तुम्हारे जरिए किले में पहुंचे और किले से लुबनान में आए तो तुम माल के पहुंचने से पहले ही हमें इतला दोगे। मिस्टर केएम, इस तरह मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। यहां से माल ले जाने वाले और माल लाने वाले स्मगलर मुझ पर एतमाद करना छोड़ देंगे। तुम्हारा धंधा पहले से ज्यादा चलेगा। किसी को तुम पर शुबा नहीं होगा। जब भी तुम उनके मुतल्लिक इतला दोगे, हम उस माल के साली इलाके तक पहुंचने से पहले ही बीच समुद्र में उन्हें घेर लेंगे। वहीं उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और उनसे रकमें वसूल करेंगे। या फिर वो माल किले में पहुंच जाएगा और वहां से निकलकर लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा, तो हम उनका रास्ता रोकेंगे। इस तरह तुम पर कोई शुबा नहीं करेगा। मुझे मंजूर है। मिस्टर मिकी से कह दो कि मेरे बेटे को यरगमाल ना बनाए। मेरा केएम जब भी तुम्हारे किले से जाएगा दोस्त बनकर जाएगा और दोस्त किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जो हमारे दरमियान जुबानी मुआहदा हो रहा है उस पर तुम किस हद तक कायम रहोगे ये हम नहीं जानते। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा और हमारा मिकी किले से निकल आएगा तो इसके बाद तुम्हारे तेवर यकीनन बदलेंगे। वो जल्दी से बोला, नहीं, कभी नहीं। मैं हमेशा दोस्त बनकर रहूंगा, हमेशा मुखबरी करूंगा और समुद्री रास्ते से आने वाले एक स्मगलर के मुतल्लिक इतला देता रहूंगा। मिस्टर सरपंट, ये बात की बातें हैं। हम बेरोत में साथ में गोल्डमैन से $1 लाख वसूल करना चाहते थे। इज्जत अली की आमद के बायस ना कर सके, लिहाजा तुम $1 लाख मेरे क्याम को दे दो। वो तुम्हारे बेटे को रिहा कर देगा, लेकिन कब रिहा करेगा और किस वक्त वहां से जाएगा वो अपने तौर पर खुद बेहतर समझता है। मैं सिर्फ इतनी जमानत देता हूं कि तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ब्लैक शैडो ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, केएम, मेरा मशवरा है, जब तक इज्जत अली लबनान के किसी भी इलाके में मौजूद है तुम रूपोश हो जाओ या ये मुल्क छोड़ दो। ख्वामखा उससे टकराना दानिशमंदी ना होगी। वह शैतान है। दुनिया के तमाम खतरनाक मुजरिम उसे नागहानी बुला कहते हैं। कब, किस वक्त, किसकी शारक तक पहुंच जाए कोई नहीं जानता। मैंने कहा, अक्सर ये भी सुना गया है कि वो ट्रांसमीटर से होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेता है। वो ट्रांसमीटर का दायरा असर और उसकी सिमत का तयन भी कर सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, अपनी सारी सरगर्मियां बंद कर दो। फिलहाल खामोश रहो। मैं भी यही सोच रहा हूं।
कुछ अरसा गोशे गुमनामी में गुजारूं। इस दौरान तुमसे भी राब्ता कायम नहीं कर सकूंगा। मौका मिला तो कोई जरूरी इतला दे सकूंगा। अच्छी बात है, मैं खुद ही तुमसे राब्ता कायम कर लिया करूंगा। हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। मैंने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। सी सरपंच ने कहा, तुम्हारी असल क्रिस्टोफर मीकी ने मेरी बेटी की जिंदगी की जमानत दी है। बेशक दी है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं हदीका का मुतालबा कर रहा हूँ। ये मुतालबा पूरा होगा तो असल क्रिस्टोफर मीकी की दी हुई जमानत अपनी जगह कायम रहेगी। तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी बात खत्म होते ही मेज पर रखे हुए इंटरकॉम से इशारा मौसूल होने लगा। सी सरपंट ने उसके बटन को दबाकर ऑन किया। दूसरी तरफ रेडियो रूम से उसका बेटा जॉन बिलमोर उर्फ बिल्ली बोल रहा था, पापा, यहाँ छापामार दरवाजे तक पहुंच गए हैं। दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आधा घंटा गुजर चुका है और उन्हें क्रिस्टोफर मिकी की आवाज सुनाई नहीं दी। पापा, वो दरवाजा तोड़ डालेंगे। मैंने फौरन ही वहां रखे हुए एक माइक को ऑन करते हुए ऐलान किया, मेरे जान इशारों, क्रिस्टोफर मिकी तुमसे मुखातिब है। कंट्रोल रूम का दरवाजा ना तोड़ो। ये सी सर्वेंट की गैर जिम्मेदारी है कि उसने वक्त का ख्याल नहीं रखा। आधा घंटा गुजर गया, मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं बखैरियत हूं। आइंदा तुम लोगों को हर 1 घंटे के बाद मेरी आवाज सुनाई देगी। मेरा मशवरा है, कंट्रोल रूम का दरवाजा ना तोड़ो, अपनी अपनी जगह वापस चले जाओ। ये कहने के दौरान मैं उनके दिमागों में झांक कर देख रहा था। वो मेरे मशवरे पर अमल कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा, अपने अपने महाज पर चले गए। मैंने कहा, मिस्टर सरपंट, आइंदा अच्छी तरह याद रखना। 1 घंटे बाद फिर मेरी आवाज मेरे लोगों को सुना देना, वरना पछताओगे। ये कहकर मैं दरवाजे पर आया। उसे खोलकर जमा ही लेते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, 1 घंटे बाद बेदार कर देना। हाँ, अगर हदीका आ जाए तो फौरन ही जगा सकते हो। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। नींद नहीं आ रही थी। अभी ख्याल ख्वानी का एक तवील सिलसिला जारी रखना था, इससे पहले कि मैं सोनिया रसवंती वगैरह की खबर लेता। मुझे अपने मौजूदा हालात का जायजा लेना था। कहीं किसी तरफ से कोई खामी रह जाती तो बाद में मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाती। मेरे मौजूदा हालात यही थे कि मैं सी सरपंच पर बर्तरी हासिल कर चुका था। बाहर से वो किला बहुत ही पुरस्कार और नाकाबिले तस्खीर नजर आता था। मैं खुद नहीं सोच सकता था कि इतनी आसानी से उस पर काबू पा लूंगा। ऐसे ही मौके पर कहते हैं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन मेरे अंदर एक छठी हिस्स कह रही थी कि ऐसी बात भी नहीं है। पहाड़ तो खोद रहे और चूहा भी निकला है। हो सकता है उस चूहे के पीछे हाथी निकल आए। मैंने इस पहलू पर गौर किया। पहली बात समझ में आई कि सी सरपंच के तमाम अहम मोहरे मेरी मुट्ठी में हैं। जब तक वो ख्याल ख्वानी की जद में रहेंगे, कोई हाथी नहीं निकलेगा और मेरा ही पलड़ा भारी रहेगा। मैंने एहतियातन सी सरपंच के दिमाग में झांक कर देखा, फिर उसके बेटे जॉन बिली और उसकी बीवी और दूसरे बच्चों के दिमागों में बारी बारी झांकता रहा। उनमें से किसी के दिमाग से ये बात मालूम ना हुई कि मेरी लाइलमी में कोई चाल चली जा रही है। आप जानते हैं कि अब एक नहीं 2 टेलीपैथी जानने वाले थे। अगर मैं अपनी जगह मसरूफ रहता और बड़ी देर तक रसवंती वगैरह से राब्ता कायम ना करता तो यकीनन उन्हें मेरे मुतल्लिक तशवीश होती। ये हैरानी की बात थी कि मैंने पिछली शाम से राब्ता कायम नहीं किया था। रसवंती, सोनिया, आला बीबी और दूसरे साथियों की ना तो खबर ली थी और ना ही किसी ने रसवंती के जरिए मेरा हाल मालूम किया। मैं रसवंती के पास पहुंच गया। वो बिस्तर पर पड़ी हुई बड़ी नक्काहत महसूस कर रही थी। पता चला उसके बाजू में गोली लगी है। वो कुछ देर पहले तक बेहोश थी, अब होश में आई थी। मैंने पूछा, ये क्या हो गया, किसने गोली चलाई है? वो कराहते हुए बोली, पता नहीं, मैं बड़ी तकलीफ महसूस कर रही हूँ। फरहाद, ये टार्टर गलबा बड़ा जालिम है। इसने मेरे बाजू से खंजर के जरिए गोली निकाली है। मैं तो हर लम्हा मरती रही और चीखती रही। वो बेचारा मजबूर है। वहां ना तो सर्जरी का सामान है और ना ऐसे इंजेक्शन और दवाएं वगैरह हैं जिनके जरिए तुम्हें बेहोश किया जाता। वो कराहने लगी। अपने मोहब्बत करने वालों को पास देखकर कुछ और ज्यादा तकलीफ का इजहार करने को जी चाहता है। उसके दिमाग के किसी गोशे में यह बात थी कि ऐसी शदीद तकलीफ के वक्त में ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत से पेश आऊं। मैंने बड़े प्यार से पुचकारते हुए कहा, तुम तो बड़ी हौसले वाली हो, तकलीफ को बर्दाश्त करो। अगर किसी सर्जन को उसके आलात के साथ यहाँ बुलाया जाता तो पता नहीं किसी करीबी मुल्क से वो कब यहाँ पहुंचता, या तुम्हें किसी करीबी मुल्क के अस्पताल में मुंतकिल किया जाता तो उस वक्त तक देर हो चुकी होती। गोली की वजह से तमाम जिस्म में जहर फैल सकता था। मैंने एक बार फिर उसे पुचकारते हुए पूछा, क्या वो गोली मारने वाला पकड़ा गया है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसी वक्त गिर पड़ी थी। सोनिया ने उधर दौड़ लगाई थी। तुम आराम करो, मैं सोनिया की खबर लेकर आता हूँ। उसके बिस्तर के आसपास टार्टर गलबा वगैरह बैठे हुए थे। मैं उसे मुखातिब नहीं कर सकता था क्योंकि टेलीपैथी का मुजाहरा सिर्फ रसवंती करती रही थी। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। मेरा ख्याल था वो किसी कातिल का पीछा कर रही होगी या उसकी गर्दन दबोच रही होगी।
लेकिन वो आराम से एक कॉटेज में नीम दराज थी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए हैरानी से पूछा, तुम आराम कर रही हो और रसवंती वहां तकलीफ में मुब्तला है। क्या तुम चाहते हो दूसरी गोली का निशाना मैं बन जाऊं? मुझे बताओ तुमने क्या राय कायम की है। पहली बात तो ये कि रसवंती खुश नसीब है। यहाँ बिजली की रोशनी नहीं है। मशालें जलती हैं या लालटेन की रोशनी होती है। गोली चलाने वाला सही निशाना नहीं ले सका। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि वो एक से ज्यादा हूँ, रसवंती के साथ मुझे भी निशाना बनाना चाहती हूँ। उन्होंने ये सोच रखा हो कि जैसे ही रसवंती गोली खाकर गिरेगी मैं जोश में आकर कातिल का पीछा करूंगी और वो मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, या वही कातिल दूसरी गोली से मेरा निशाना लेगा। रसवंती कह रही थी तुम कातिल के पीछे दौड़ती हुई गई थी। मैंने दिखावे के लिए ही किया, दौड़ती हुई इस कॉटेज में आकर बैठ गई। यहाँ इस कबीले की एक जंगजू औरत है। वैसे तो यहाँ सभी जंगजू हैं, बचपन ही से जंग की तरबियत हासिल करते रहते हैं। बहरहाल मैंने उसे अपनी जगह भेज दिया है। उससे पहले उसकी आवाज एक छोटे से टेप में रिकॉर्ड कर ली है। मैं सोच रही थी तुम आओगे तो मैं तुम्हें उसकी आवाज सुनाऊंगी। इस तरह तुम उसके जरिए दुश्मनों तक पहुंच सकोगे। उसने रिकॉर्डर को ऑन किया। मैंने उस औरत की आवाज सुनी, फिर कहा, इसे बंद कर दो, मैं जा रहा हूं। दूसरे लम्हे मैं उसके पास पहुंच गया। मैं एक बार फिर सोनिया की जहानत और हाजिर दिमागी का एतराफ करना चाहता हूँ। उसकी जगह कोई दूसरी होती या दूसरा होता तो यकीनन अंधाधुंध कातिल के पीछे दौड़ता चला जाता और यही सोचता कि रसवंती जैसी हस्ती एक गोली का निशाना बन चुकी है तो उसे जान पर खेल जाना चाहिए। कातिल को गिरफ्तार करना चाहिए या उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जोश और जुनून में बड़े बड़े गलती कर बैठते हैं। सोनिया ने सोचा, पहली गोली नीम तारीकी के बायस निशाने पर ना बैठ सकी, हो सकता है दूसरी गोली उसके जिस्म के पार हो जाए। फिर ये कौन सी दानिशमंदी है कि अंधेरी रात में किसी कातिल का ताकुब किया जाए। रह गई ये बात कि दुश्मन इस तरह सोनिया को भड़काकर अपने दाम में लाना चाहता था। उसने दुश्मनों की हसरत पूरी कर दी थी। अपनी जगह दूसरी औरत को रवाना कर दिया था। अब मैं उस दूसरी के दिमाग में मौजूद था। वो घनी झाड़ियों के दरमियान थी, सर उठाकर दूर कहीं तारीकी में देखने की कोशिश कर रही थी। हम शहरी और मुहज्जब जिंदगी गुजारने वाले बिजली की रोशनी के मोहताज हो गए हैं, वरना दूर दराज के इलाकों में जो कबायली जिंदगी गुजारते हैं आज की साइंस की इजादात और सनतों से महरूम रहती हैं। वो जमाने कदीम के लोगों की तरह अंधेरों में जिंदगी गुजारने के आदी हो जाती हैं। तारीकी में भी तारों भरे आसमान की टिमटिमाती रोशनी में दुश्मनों को देख लेती हैं। यह हल्की सी आहट पर समझ लेते हैं कि इंसान के कदमों की चाप है या जानवरों की। वो झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि कदमों की जो आहट सुनाई दे रही है वो आने वाले नहीं, जाने वाले कदमों की आवाज है। जरूर कोई दूर जा रहा है। शायद जो कातिल है वो इस आबादी से दूर चला जाना चाहता है। वो झाड़ी से निकली, फिर दबे कदमों आवाज की सिमत चलने लगी। मैंने उसकी सोच में पूछा, अगर कातिल एक से ज्यादा हुए तो क्या मैं उन पर काबू पा सकूंगी? एक हो या 10, मैंने आज तक पीछे हटना नहीं सीखा। मर जाऊंगी या मार डालूंगी। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, मादाम रसवंती की इतनी अहमियत है कि उसके बगैर नई मुमलिकत कायम नहीं हो सकती। उसे किसी ने गोली मार दी और टाटर गलबा के आदमी खामोश हैं। उसकी सोच ने जवाब दिया, पूरी बस्ती उस कातिल को घेरना चाहती थी लेकिन सोनिया ने मना कर दिया। उसके हुक्म के मुताबिक सिर्फ मैं उसका ताकुब कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। वह चलते चलते रुक जाती थी, कान लगाकर कदमों की आहट सुनती थी और फिर सिमत बदलकर उस तरफ जाने लगती थी। जाने वाले भी सिमतें बदल रहा था। फिर वो ठिठक गई। उसे महसूस हुआ जैसे अब महज आगे से नहीं पीछे से भी कुछ आहटें सुनाई दे रही हैं। उसने कान लगाकर सुना। दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से भी कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। इसका मतलब ये था कि दुश्मन एक नहीं था, कई थे और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेरना शुरू किया था। उसने ऐसे वक्त में गोरीला जंग की एक मशक का मुजाहरा किया। इधर उधर मोहतात नजरों से देखा, फिर एक करीबी दरख्त पर चढ़ती चली गई। दुश्मन भी अंधेरे में नहीं देख सकते थे। टॉर्च रोशन करना उनके लिए खतरे से खाली ना होता, इसलिए वो भी आहटों पर चल रहे थे और समझ रहे थे कि सोनिया उनका ताकुब किस अंदाज में कर रही है और उन्हें भी किसी तरह मोहतात होकर उसे घेरना चाहिए। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारी तदबीर बड़ी कामयाब रही। घेरने वाले उसे सोनिया समझ रहे हैं और जिसे तुमने भेजा है वो भी उनसे कम नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही कॉटेज का दरवाजा एक झटके से खुला और मरजाना दाखिल हुई। उसने सोनिया को देखते हुए कहा, तुमने मुझे नींद से क्यों नहीं जगाया? मैं वहां सोती रही और तुम यहाँ बैठी आराम कर रही हो। वो कौन था? किसने गोली चलाई? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठ जाओ। तुम पूछ रही हो वो कौन था? अंधेरे में था और थी की शनाख्त नहीं होती, और जब शनाख्त ना हो सके तो अंधाधुंध किसी के पीछे भागना दानिशमंदी नहीं। अगर मैं जागती रहती। सोनिया ने उसकी बात काट कर कहा, खुदा का शुक्र है तुम सो रही थी
और गोली की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। उनके रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था। सोनिया, तुम इतनी सीधी नहीं हो कि चुपचाप बैठी रहो। मुझे बताओ, तुम उस कातिल को छूट दे रही हो या उसे पहचान कर फिलहाल नजरअंदाज कर रही हो? यहाँ बिजली की रोशनी नहीं है। फायरिंग के वक्त गलबा के कई आदमी मौजूद थे। हम में से कोई कातिल को पहचान न सका। इस बस्ती में अगर दुश्मन का कोई आदमी छुपा हुआ है तो उसने पिछले दिन से मुझे रसवंती के साथ बराबर देखा है। तुम आज बिल्बा के साथ पहुंची हो, शाम तक उसकी तीमारदारी में लगी नहीं। इसके बाद कॉटेज से बाहर नहीं आई, इसलिए दुश्मनों की नजरों में रसवंती के अलावा मैं थी। वो हम दोनों को शिकार करना चाहते थे। उन्होंने तुम पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि पहले उन्होंने रसवंती को निशाना बनाया, दूसरी बार मुझे न बना सके क्योंकि मैंने दौड़ लगा दी थी। दूसरी वजह यह हो सकती है कि गोली चलाने वाला शायद मुझे एना मीडिया के रूप में ना पहचानता हो। उसे रसवंती के साथ सोनिया का चेहरा नजर ना आया हो। बहरहाल, अगर उनका मंसूबा ये होगा कि रसवंती को गोली मारें और मुझे अपने पीछे लगाएं और कहीं दूर ले जाकर घेर लें, तो मैं उनकी यह हसरत पूरी कर रही हूं। मैंने नताशा को उनके पीछे लगा दिया है। मैं नताशा के पास पहुंच गया। वो घने दरख्त की शाख पर बैठी नीचे देख रही थी। दूर पश्चिम में कुछ साए नजर आ रहे थे। वो इधर से उधर चल रहे थे और उसे तलाश कर रहे थे। नताशा उनकी सही तादाद मालूम करना चाहती थी। तारीकी में साए गड़मड़ हो रहे थे, फिर भी उसने 6 तक गिनती गिनी। सोनिया ने उसे समझा दिया था कि वे 1 से ज्यादा हो तो उनसे मुकाबला न करे, सिर्फ सब्र और तहम्मुल से उनकी आवाज सुनने की कोशिश करे। हो सकता है रसवंती उसके दिमाग में पहुंचे और उसके जरिए कातिलों के दिमागों तक पहुंच जाए। इसीलिए वो सब्र से उस शाख पर बैठी उनकी आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ दुश्मन मोहताज थे। वो अपने मुंह से आवाजें नहीं निकाल रहे थे। नताशा के दिमाग में ये तदबीर आई कि दरख्त से एक फल तोड़कर उनकी तरफ दे मारे। शायद दहशत की वजह से कोई बोल पड़े। तदबीर अच्छी थी, लेकिन दुश्मनों में से किसी को फल जाकर लगता तो इस बात की निशानदेही हो जाती कि सोनिया दरख्त पर चढ़कर छुपी बैठी है। मैंने नताशा को ऐसा करने से रोक दिया। वो सोच रही थी, मैं फल तोड़ चुकी हूं और उन्हें मारना चाहती हूं, मगर मेरे हाथ क्यों रुक जाते हैं? नताशा, मैं रसवंती बोल रही हूं। तुम इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाओगी, चुपचाप वहीं बैठी रहोगी। जब वो चले जाएं और तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि तुम्हारी आहट पर कोई ताकुब नहीं करेगा और तुम्हें घेरने की कोशिश नहीं करेगा, तो चुपचाप बस्ती में चली आना। लेकिन मादाम ये क्या हुआ? आखिर ताकुब करने का कोई नतीजा तो निकलना चाहिए। मैं उनमें से किसी को भी बोलने पर मजबूर कर सकती हूँ। आप मेरी परवाह ना करें। मुझे इस बस्ती के एक फर्द की जान अजीज है। मैं किसी को बेमकसद नहीं मरने दूंगी। जो हुक्म दे रही हूं उस पर अमल करो। अभी वहीं बैठी रहो, इत्मीनान से वापस आना। मैं उसके दिमाग से सोनिया के दिमाग में पहुंचा, उसे वहां के हालात बताए। उसने तमाम बातें सुनने के बाद मरजाना की तरफ देखा, फिर सोच के जरिए पूछा, फरहाद, आखिर मरजाना से कब तक अपनी ख्याल ख्वानी छुपाए रहोगे? ये उन औरतों में से है जो जान दे सकती हैं, लेकिन तुम्हारा राज कभी फाश नहीं कर सकती। ऐसी सबाता भी है और ऐसी पौमी भी है। मैं सबको अपना राजदार बनाना चाहता हूँ, सब पर एतमाद करता हूँ, लेकिन असफंद यार जैसे लोग तनवीमी अमल के जरिए मेरे वफादार साथियों के दिमागों को भी कंगाल डालते हैं और छुपे हुए राजों तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मोहतात रहना चाहता हूं। एहतियात इस तरह भी हो सकती है जिस तरह हमने तिलबैब में डमी फरहाद के साथ की है। रसवंती ने उसे नींद की हालत में अपना मामूल बनाकर उसके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि वही असल फरहाद है, और अगर कोई तनवीमी अमल के जरिए दूसरा उससे सवालात करे तो वो फरहाद की हैसियत से जवाब दे। मरजाना, सबाता, पौमी, वाटसो, रुकी और इज्जत अली वगैरह ऐसे काबिल एतमाद लोग हैं जिन्हें तुम्हारी ख्याल ख्वानी का इल्म होना चाहिए। फर्ज करो इनमें से कोई दुश्मनों की गिरफ्त में आता है और हमें यह अंदेशा होता है कि तनवीमी अमल के जरिए उनसे हकीकत तो गुलवाई जाएगी, तो उससे पहले ही तुम और रसवंती अपने तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमाग से ये बात मिटा सकते हो कि फरहाद अली तैमूर ख्याल ख्वानी कर रहा है। तुम्हारा मशवरा माकूल है। बाज़ औक़ात मैं भी सोचता हूँ कि ये मेरे इतने वफादार और जानिसार साथी हैं और मैं इनसे अपनी ख्याल ख्वानी की सलाहियत को छुपाता रहता हूँ। बहरहाल, तुम कहती हो तो मैं अपने खास साथियों के सामने अपनी इस सलाहियत का इंकशाफ कर देता हूँ। तुम अचानक मरजाना को मुखातिब करोगे तो वह चौंक जाएगी, तरह तरह के सवालात करेगी। उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं बात बना लूंगा। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे मुखातिब कर रहा हूँ, तुम अनजान बनी रहो। अगर वो तुम्हें मेरे मुतल्लिक कोई खबर सुनाए तो हैरानी जाहिर कर देना। ये कहते ही मैंने मरजाना के दिमाग पर दस्तक दी। वह चौंक कर बोली, अरे रसवंती तो तकलीफ में मुब्तला है, क्या इस हालत में ख्याल ख्वानी कर सकती है? मैं रसवंती नहीं, फरहाद अली तैमूर हूँ। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। क्या वाकई तुम हो? हाँ,
तुम इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो? क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि ख्याल ख्वानी की सलाहियतें मादूम हुई फिर बहाल हो गईं? हाँ हाँ, उसने हाँ हाँ के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मुझे खुशी हो रही है। ये बताओ कैसे ये सलाहियत बहाल हो गई? तुम कहाँ हो? अब तुम मेरे मुतल्लिक तरह तरह के सवालात करोगी। पहले जिन हालात से गुजर रहा हूं उनके मुतल्लिक गुफ्तगू हो जाए। मैं बहुत देर से सोनिया के दिमाग में था, उसके जरिए नताशा के दिमाग में पहुंचा। मैं नताशा के मुतल्लिक उसे भी बताने लगा। उधर सोनिया ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, मर जाना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कहाँ सो गई हो? क्या तसव्वुर में किसी से बातें कर रही हो? सोनिया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही हूँ। फरहाद की टेलीपैथी की सलाहियत बहाल हो गई है। वो मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। मैं सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। वो बोली, हाँ मर जाना, ये मेरे दिमाग में आ गई हैं। वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। फरहाद, तुम अपने मुतल्लिक बताओ, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? काम की बात सुनो। कातिलों तक पहुंचने और यहाँ आने वाले नुमाइंदों की असलियत को बेहतर तौर पर समझने के लिए मेरे जहन में एक बेहतर तदबीर है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। अभी ऐलान करा दो कि रसवंती गोली का निशाना बन चुकी है। उसका ख्याल ख्वानी करने वाला दिमाग हमेशा के लिए मौत के अंधेरों में गुम हो चुका है। वह चौंक कर बोली, ये नई तदबीर क्या सूझी? क्या करना चाहते हो? मेरे मंसूबे के मुताबिक जिन लोगों ने रसवंती को कत्ल करना चाहा था वो फख्रिया इजहार करेंगे कि उन्होंने टेलीपैथी का एक कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया है। मेरी तरफ से उन्हें अंदेशा नहीं है, क्योंकि वह मुझे ख्याल ख्वानी के बगैर बेजरर समझती हैं। रसवंती की मौत का ऐलान होते ही वादी काफ में तुम और मर जाना दो अहम हस्तियां रह जाएंगी, जिन्हें खतरनाक तंजीमें और दूसरे ममालिक कैदी बनाना चाहेंगे। वादी काफ के अतराफ जिन लोगों ने पड़ाव डाला है वो तमाम जासूस और गोरिल्ला फाइटर वादी में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तुम्हें और मरजाना को जिंदा गिरफ्तार करना चाहेंगे, इसलिए रसवंती की मौत का ऐलान करने से पहले यहाँ अच्छी तरह मोर्चाबंदी कर लो, ताकि बैरूनी हमलों से महफूज रह सको। वैसे वो हमलावर ज्यादा खेल नहीं खेल सकेंगे। हम फिर ड्रामाई अंदाज में ख्याल ख्वानी का इंकशाफ करेंगे। इस तरह जो ममालिक और जितनी खतरनाक तंजीमें हमसे दोस्ती का दम भरती रही थी और रसवंती की मौत की तस्दीक होती अपने तेवर बदल लिए थे, वो हमसे दोस्ती का दम भरने लगेंगी। वह मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे जो यहाँ पहुंच चुके हैं, हम उनकी भी बदलती हुई पॉलिसियां और तेवर देख सकेंगे। अगरचे हम अपने दुश्मनों को बारहा आजमा चुके हैं, एक बार फिर उन्हें और आजमाएं और उन पर यह साबित कर दें कि नई मुमलिकत बनाने वाले नादान नहीं हैं। हम उन्हें हर मरहले पर बेनकाब करते रहेंगे। वो पहले ही बेनकाब होकर हमारी मुमलिकत में कदम रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। सोनिया मेरे मंसूबे के मुतालिक मरजाना को बताती जा रही थी और मरजाना मेरी तायद कर रही थी। फिर उन दोनों ने कहा, अच्छी बात है, हम टार्टर गलबा के पास जाकर मशवरा करते हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो रसवंती का आखिरी दीदार करना चाहेंगे। क्या इन हालात में रसवंती एक लाश बनी रह सकती है? वो योगा की माहिर है, सांस रोकना जानती है। उसके चेहरे पर ऐसा मेकअप करो जैसे लाश सफेद पड़ गई हो। ऐसे वक्त जबकि दूसरे ममालिक के नुमाइंदे उसका आखिरी दीदार करने के लिए कितार में उसके सामने से गुजर रहे होंगे, तो मैं उसके दिमाग में रहकर उसे एक लाश की तरह साकित रहने के सिलसिले में मदद करता रहूंगा। अचानक मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। सी सरपंच की आवाज सुनाई दी, मिस्टर मिकी, 1 घंटा पूरा हो चुका है। अपनी आवाज मुजाहिदीन को सुनाओ, वरना वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। मैंने सोनिया और मरजाना से कहा, मेरा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर रहना जरूरी है, मैं फिर मुनासिब वक्त पर आ जाऊंगा। मैंने अपनी जगह से उठकर दरवाजे को खोल दिया। सी सरपंच मुंतजिर खड़ा हुआ था। मैंने उसकी मेज के पास जाकर माइक को ऑन किया और मुजाहिदीन को मुखातिब करते हुए बताया कि मैं बखैरियत हूं, परेशानी की बात नहीं। तमाम मुजाहिदीन अपने महाज पर डटे रहे। हमें हदीका का इंतजार है, जब वो आएगी तो हम यहाँ से कामयाब व कामरान वापस जाएंगे। मैंने इत्मीनान दिलाकर माइक को ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हो रहा था। सी सरपंच ने आगे बढ़कर उसे हैंडल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, एक चादर वाली किले की दीवार पर नजर आ रही है। उन्होंने कुमंद फेंकी थी। हम छुपकर तमाशा देखते रहे। आपका हुक्म था आने वालों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस वक्त 2 नौजवानों के अलावा वो चादर वाली भी है। हमारे देखते ही देखते उनकी तादाद बढ़ रही है। 2 और शख्स दीवार पर नजर आ रहे हैं। आपने फायरिंग से मना किया है, हम उनके साथ क्या सलूक करें? सी सरपंच ने कहा, जब सामना हो तो उनके सामने फौरन ही हथियार फेंक कर पीछे हट जाओ। उन्हें यकीन दिलाओ कि हम सब दोस्त हैं। चादर वाली को इज्जत और एहतराम से मेरे पास ले आओ। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। मैंने कहा, उन्हें कभी यकीन नहीं आएगा कि मारूनी ईसाइयों की मदद करने वाला सी सरपंच और उनके आदमी उनके दोस्त बन गए हैं। मुझे वहां जाना होगा, बेहतर है तुम भी चलो। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। मेरे इस दफ्तर में और रिहायशी हिस्से में ऐसे आलात नसब हैं जिनके जरिए मैं पूरे किले की खबर रखता हूँ।
मैं यहाँ से जाऊंगा तो दूसरी तरफ से मिलने वाली इतलात से महरूम रहूंगा। उसने एक मातियत को बुलाया, फिर कहा, मिस्टर मीकी को नंबर 2 की तरफ ले जाओ, वहां फलस्तीनी मुसलमान आ रही हैं। उन सबको दोस्ताना माहौल में यहाँ ले आओ। मैं उस मातियत के साथ जाने लगा। बड़े हॉलनुमा कमरे के किसी दूसरे दरवाजे को खोलने के बाद फिर ऐसा ही कॉरिडोर नुमा रास्ता नजर आया, जहां से पहले एक बार गुजर चुका था, लेकिन ये कॉरिडोर उससे मुख्तलिफ था। वहां एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई थी। उस गाड़ी में सिर्फ 2 आदमियों की गुंजाइश थी, एक ड्राइव करने वाला, दूसरा उसके पीछे बैठने वाला। मैं उस मातियत के पीछे बैठ गया। उसने गाड़ी को ऑन किया, फिर उसे ड्राइव करते हुए एक कॉरिडोर से गुजरने लगा। वो रास्ता एक तवील सुरंग की तरह था, खत्म नहीं हो रहा था। सामने कई मोड़ आ रहे थे और वो मोड़ हमें किले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जा रहे थे। मैंने उस शख्स के दिमाग में छलांग लगाई जो जरा देर पहले ट्रांसमीटर के जरिए सी सरपंच से गुफ्तगू कर चुका था और किसी चादर वाली की आमद की इतला दे चुका था। उन्होंने अपने बॉस के हुक्म के मुताबिक चादर वाली और उसके साथियों का सामना तो किया, मगर टकराने से गुरेज किया। सामने होते ही अपने हथियार फेंक दिए थे और पीछे हट गए थे। वो शख्स कह रहा था, हम दोस्त हैं, इसका सबूत ये हथियार हैं जिन्हें हमने फेंक दिया है। हम दोस्त बनकर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक नौजवान ने कहा, यह कोई गहरी चाल है। हम चोरी छुपे किले में दाखिल हुए। हमने आज से पहले कभी सी सरपंच से दुश्मनी नहीं की और सी सरपंच ने कभी हमसे दोस्ती नहीं की। फिर अचानक ये इनकलाब कैसे आ गया? मिस्टर क्रिस्टोफर मिकी से मामला तय हो गई है, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। आपको यकीन ना हो तो अपने हथियारों समेत आगे बढ़ते चले जाएं। हम गाइड करते हैं, आपके पास हथियार रहेंगे। आगे जो भी पहरेदार नजर आएंगे वो सब हथियार फेंकते जाएंगे। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर मेरे सामने ही माइक के जरिए किसी से पूछ रहा था, आखिर क्या बात है? हमें बाहर जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? दरवाजे बंद क्यों हैं? दूसरी तरफ से मुकामी जुबान में जवाब सुनाई दिया। मैंने उसके जरिए तर्जुमा मालूम किया। जवाब था, दरवाजे में कोई खराबी पैदा हो गई है, इंतजार करो, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। वो गाड़ी तेजी से अपनी डगर पर दौड़ती जा रही थी। उसका ड्राइवर सोच रहा था, अभी थोड़ी देर पहले दरवाजा बिल्कुल ठीक था, यह अचानक खराबी कैसे पैदा हो गई? वो सोचते सोचते चौंक गया। गाड़ी एक तरफ मुड़ गई थी और सीधी उधर चली जा रही थी। उसकी सोच कह रही थी, ओ गॉड, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। ये गाड़ी सीधी समुद्र में जाकर गिरेगी। उस सुरंगनुमा कॉरिडोर के मुख्तलिफ रास्ते थे। वो एक रास्ता समुद्र की तरफ जाता था। वो रास्ता नशेबी था। गाड़ी रोको तब भी रुकती नहीं थी। ढलान में फिसलती जा रही थी। अगर मैं और ड्राइवर वहां से कूदकर नीचे जाते तब भी अपना तवाजुन कायम न रख सकते। उस ढलान में लुढ़कते हुए उसी तरफ जाते जहां वो रास्ता ले जा रहा था। यानी हम ना चाहते हुए भी बेख्तियार लुढ़कते हुए समुद्र में जा गिरते। मेरे सामने बैठा हुआ ड्राइवर उस गाड़ी से ना तो छलांग लगा सकता था, ना ही उसे कंट्रोल करके किसी तरह रोक सकता था। जब मैंने देखा कि उसके जरिए कुछ नहीं हो सकता तो सी सरपंच के दिमाग में छलांग लगाई। वह एक मशीन के पास खड़ा हुआ हमारी नन्ही सी गाड़ी को रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के मुताबिक कंट्रोल कर रहा था। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसके दिमाग में सवाल पैदा किया, अगर किसी तरह समुद्र में गिरती हुई गाड़ी को रोकना हो या उसमें बैठे हुए मुसाफिर बचना चाहें तो क्या सूरत हो सकती है? उसकी सोच ने बताया, यहाँ एक बटन ऐसा है जिसे दबाते ही कॉरिडोर की छत से एक रॉड नमूदार होगा। उसे थामकर कोई भी मुसाफिर गाड़ी से अलग हो सकता है। मैंने उसके दिमाग को एक साथ के लिए गाफिल किया और वो बटन दबा दिया। साथ ही एक रॉड छत से नमूदार हुआ। ड्राइवर उसे थामना चाहता था। मैंने उसकी गर्दन पर एक कराटे का हाथ रसीद किया। इतनी सी देर में वो रॉड करीब आ गया। मैंने उछलकर उसे थाम लिया। गाड़ी मुझसे आगे निकल गई। मैं थोड़ी देर तक लटकता रहा, तवाज़ुन दुरुस्त करता रहा। जब यकीन हो गया कि अब लुढ़क नहीं सकूंगा तो पांव जमीन पर रख दिए। मेरे आगे जरा फासले पर गहरी तारीकी थी, लेकिन समुद्र का शोर सुनाई दे रहा था। इसके साथ ही ड्राइवर की दिलदोज तवील चीख सुनाई दी। वह जिंदगी के लिए फरियाद कर रहा था, लेकिन वो फरियाद समुद्र में डूब चुकी थी। मैंने पांव जमीन पर रखने के बाद महसूस किया वहां अच्छी खासी फिसलन थी। शायद कॉरिडोर के उस फर्श पर ग्रीस वगैरह की पॉलिश कर दी गई थी ताकि कोई वहां ठहर ना सके, नशेब में फिसलता हुआ समुद्र में पहुंच जाए। जब मैं सी सरपंच से रुखसत होकर हदीका और दूसरे मुजाहिदीन से मिलने जा रहा था, उस वक्त सरपंच के दिमाग में मेरे खिलाफ कोई बात नहीं थी। मैंने उसे अच्छी तरह पढ़ लिया था, फिर अचानक वो कैसे बदल गया ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी उसके दिमाग को समझने का मौका नहीं था। पहले अपनी हिफाजत का सवाल था, मैं वहां से किस तरह निकलूं। मैं सी सरपंच के दिमाग को पढ़ने लगा। अब उस मशीन के पास नहीं था। दूसरी मशीन के पास पहुंचकर उसने एक बटन को दबाया, जिससे वो कॉरिडोर का खुला हुआ दरवाजा जो समुद्र की तरफ जाता था शटर की तरह नीचे आकर बंद हो गया।
सी सरपंट ने मशीन को ऑपरेट करने के दौरान बेख्याली में उस बटन को दबाया था जिससे रॉड बाहर आ गया था और मैं उसे थामे हुए था। अगर उसे याद होता तो वो उस बटन को दोबारा दबाकर रॉड को वापस छत की तरफ ले जाता। अगर मैं उस रॉड को छोड़ देता तो वहां से फिसलता हुआ शटरनुमा दरवाजे से जा टकराता। अगरचे समुद्र में ना गिरता, ताहम यह अंदेशा था कि वो दरवाजा किसी वक्त भी खुल सकता था और मुझे समुद्र में पहुंचा सकता था। सी सरपंट ने मेरी मर्जी के मुताबिक सोचा, अगर मैं उस समुद्र में गिरने लगूं और एक रॉड को थामकर गिरने से महफूज रहूं तो वहां से वापस किस तरह आ सकता हूं। उसने जवाबन सोचा, इस कॉरिडोर में सिर्फ एक ही रॉड है, वह छत के जिस हिस्से से लटक रहा है वहां ऊपर खला है। जिस तरह बटन दबाने से रॉड नीचे आता है उसी तरह दोबारा बटन दबाने से ऊपर चला जाता है। वो सोच रहा था और मैं उसकी सोच पढ़ रहा था। उसी वक्त एक मातियत ने आकर कहा, जनाब, हमारे जूनियर बॉस जॉन बिली तशरीफ ला रही हैं। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। सारी बात समझ में आ गई। उसके बेटे जॉन बिल मोरिया उर्फ बिली को मैंने टावर में कैद कर रखा था। वो किसी तरह वहां से चला आया। ये बाद में समझने की बात थी, मगर ये समझ में आ गया कि वो आजाद हो गया है, मेरी गिरफ्त से निकल गया है। इसीलिए सरपंट ने मेरे खिलाफ ये चाल चली थी और मुझे समुद्र में फेंक देने के सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने बेटे से मिलने की खुशी में दौड़ता हुआ कमरे से बाहर जाना चाहता था। उसी वक्त बेटा कमरे में दाखिल हुआ। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सी सरपंट ने उसके चेहरे को जगह जगह से चूमते हुए कहा, थैंक्स गॉड, तुम पर कोई आंच नहीं आई। मैंने उस कमबख्त मीकी को मौत की सजा दी है। इस वक्त वो समुद्र की गहराई में होगा और समुद्री जानवर उसे अपनी खुराक बना रहे होंगे। बिल्ली ने बाप से अलग होकर पांव पटकते हुए कहा, ओ पापा, ये आपने क्या किया? मैं उस बदतरीन दुश्मन को अपने हाथों से शूट करना चाहता था। नहीं बेटे, ये रिस्क लेना मुनासिब नहीं था। तुमने उसे देखा नहीं है? कमबख्त, नाकाबिले तस्कीर लगता था। इसीलिए मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसे समुद्र में डुबो दिया। बिल्ली ने रिमोट कंट्रोल मशीन की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब उन मुसलमानों का क्या होगा जो साहली इलाके पर काबिज हैं? उन्हें कैसे हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा? तुम देखते रहो, वो सब कुत्ते की मौत मरेंगे। वो बातें करता हुआ मशीन के पास आकर रुक गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक उस बटन की तरफ देखा जिसके दबाने से रॉड छत के ऊपर जा सकता था। उस वक्त सी सरपंच कह रहा था, सिर्फ उन मुजाहिदीन की बात नहीं है। हदीका नामी एक चादर वाली के साथ कुछ और मुसलमान कुमंदर डालकर किले में दाखिल हुए हैं। अब वो भी जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। जॉन बिली बाप की बातें सुन रहा था। उधर मैंने उसके हाथ की एक उंगली उस बटन पर रख दी जिससे मशीन ऑन होती थी। इसके बाद उसने दूसरे बटन पर उंगली रखकर उस पर हल्का सा दबाव डाला। यकबारगी वो रॉड ऊपर छत के खला में गया और इसके साथ ही मैं भी वहां पहुंच गया। एक हाथ से रॉड को छोड़कर छत के किनारे को थाम लिया, फिर दूसरे हाथ से भी छत से लटक गया। मेरे जिस्म का बेशतर हिस्सा नीचे कॉरिडोर की तरफ लटक रहा था। मैंने जरा जिम्नास्टिक के करतब दिखाई और उलटकर छत के ऊपर आ गिरा। वहां तारीकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर अंधे की तरह टटोलना शुरू किया। जरा आगे बढ़ा तो एक दीवार से लग गया। मैं उस दीवार के सहारे खड़े होकर एक तरफ चलने लगा। वो दीवार ज्यादा दूर तक नहीं गई थी। उसके बाद दूसरी दीवार शुरू हो गई। मैं दूसरी सिमत चलने लगा। उस दीवार के बाद तीसरी सिमत, फिर चौथी सिमत पहुंचा तो एक दरवाजा नजर आया। मैंने उसे खोला, तब किले के बाहर दूर तक रोशनी नजर आई। मैं जिस छत पर था उससे भी ऊंची छतें, बालकोनियां और मेहराब नुमा खिड़कियां, दरवाजे नजर आ रहे थे। उनके पीछे से रोशनी झलक रही थी। बाहर धीमी रोशनी में मुसल्ला पहरेदार इधर से उधर टहलते हुए नजर आ रहे थे। इतने में स्पीकर के जरिए सी सरपंच की आवाज सुनाई दी। वो मुजाहिदीन को मुखातिब करते हुए कह रहा था, गौर से मेरी बातें सुनो। तुम्हारा बाप क्रिस्टोफर मीकी मेरी कैद में है। अब मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है। मेरा बेटा टावर के बंद कमरे से बखैरियत निकल आया है। तुम में से एक एक को भून कर रख दिया जाएगा। अपनी खैरियत चाहते हो तो हथियार फेंक दो, तुम्हें मुआफी मिल सकती है। अगर किसी ने फायरिंग की और हमारा मुकाबला करने की कोशिश की तो तुम्हारे सामने क्रिस्टोफर मीकी को लाकर शूट कर दिया जाएगा। वो मुजाहिदीन को यह नहीं बता रहा था कि मुझे समुद्र में फेंक दिया गया है, मैं मर चुका हूं। वो जानता था अगर मेरे साथियों को मेरी मौत का इल्म होगा तो वो जान पर खेल जाएंगे और आखिरी सांस तक उनका मुकाबला करते रहेंगे। नतीजा के तौर पर उसके कई मुसल्ला जवान मारे जाएंगे। उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। स्पीकर से नशर होने वाली आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने घूमकर देखा। उधर किले का वही साहली इलाका था और ऊंचा सा टावर भी अंधेरे में साए की तरह दिखाई दे रहा था। मैं जॉन बिली के दिमाग में पहुंचकर मालूम करने लगा आखिर वो टावर की बुलंदी से किस तरह अपने बाप के पास पहुंच गया और उसके बंद कमरे के बाहर खड़े हुए मुजाहिद उसे क्यों नहीं देख सके। उसके दिमाग ने जो कुछ बताया उससे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैं 10 मुजाहिदीन के साथ
2 मोटर बोट में किले की तरफ आया था। हमने खुद को इसराइली इंस्ट्रक्टर जाहिर किया। सी सरपंट के प्रोग्राम के मुताबिक इसराइल से ऐसे 10 रिटायर्ड फौजी आ रहे थे जो यहाँ मारूनी ईसाइयों को गुरीला जंग की और तखरीबकारी की ट्रेनिंग देने वाले थे। ये बात मुझे याद रखनी चाहिए थी। अगरचे मैंने इसराइल से आने वाले गिरोह के सरगना को टेलीपैथी के जरिए गड़बड़ा दिया था, वो कोड वर्ड्स अदा न कर सका। उसे किले के करीब आने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद मैं मुतमईन हो गया, हालांकि मुझे समझना चाहिए था जो नाकारा होकर जा रही हैं वो फिर किसी वक्त वापस आ सकती हैं। टावर के कंट्रोल रूम में जॉन बिली के साथ 3 आदमी बंद हो चुके थे। बाहर मुजाहिद पहरा दे रहे थे। ये बात खुल चुकी थी कि असल में इसराइल की 2 मोटर बोट्स जो यहाँ पहुंचने वाली थी उन्हें वापस कर दिया गया है। कसूर उसी गिरोह के सरगना का था जो कोड वर्ड्स अदा न कर सका। बहरहाल कंट्रोल टावर से फिर इसराइली इंस्ट्रक्टर का राब्ता कायम होने लगा। इस बार चूंकि मैं उसके दिमाग को नहीं गड़बड़ा रहा था, इसलिए उसने सही कोड वर्ड्स अदा किए। टावर की बुलंदी से लाइट सिग्नल के जरिए उन्हें खतरे का सिग्नल दिया गया और समझाया गया कि वो बेआवाज मोटर बोट या कश्ती लेकर टावर के निचले हिस्से में चले आए। इधर मैं अपने मामलात में मसरूफ था, उधर मुजाहिदीन अपने महाज पर डटे हुए थे। ना तो हमने ध्यान दिया, ना ही हमें पता चल सका कि वो कब कश्ती लेकर टावर के नीचे आए। फिर टावर की बुलंदी से रस्सी के जरिए जॉन बिली को कश्ती पर उतारा गया। इस तरह उसे किले के दूसरे रास्ते से लाकर बाप के पास पहुंचा दिया गया। अब सी सरपंच खुशफहमी में मुब्तला था। तमाम अहम मोहरे उसके अपने हाथ में थे। उसके ख्याल के मुताबिक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और मेरे बिगाड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपनी दानिस्त में मुझे मार चुका था। अब उसे किले के साहली इलाके की फिक्र थी। वह नहीं चाहता था कि उसके आदमियों से मुजाहिदीन का टकराव हो, फायरिंग का तबादला हो, दूर तक आवाज गूंजती रहे। इंटरपोल का इज्जत अली बैरोत पहुंच चुका था। हो सकता है इंटरपोल के आदमी इधर भी होते और उसे खबर करते तो वो बलाए नागहानी की तरह उसके सर पर पहुंच जाता। वो माइक के सामने आकर फिर मुजाहिदीन को वार्निंग देना चाहता था। 1 घंटे के अंदर अगर उन्होंने हथियार ना फेंके तो उन्हें चारों तरफ से घेर कर मार डाला जाएगा। वो तन्हा सुबह तक मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसी वक्त बड़े से कमरे का दरवाजा खुला। फिर 2 मातहतों ने आकर कहा, सर वो चादर वाली और उसके आदमी यहाँ लाए गए हैं, क्या उन्हें पेश किया जाए? वो कितने हैं? 5 मर्द हैं और 1 औरत, ले आओ। चंद सेकंड के बाद ही हदीका और 5 नौजवानों को पेश किया गया। अब वो मुसल्ला नहीं थे, उनके हथियार छीन लिए गए थे। जिस तरह मुझे फरेब देकर समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई थी, उसी तरह उन्हें फरेब देकर चारों तरफ से घेर लिया गया कि वो जवाबी कार्रवाई ना कर सके। हदीका को बचाने की खातिर उन्हें हथियार डालने पड़े। सी सरपंच ने हदीका की तरफ उंगली उठाकर कहा, इसकी चादर उतार कर फेंक दो। ये सुनते ही मुजाहिदीन हदीका को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। एक मातियत ने कहा, सर हमने पहले ही चादर उतारने की कोशिश की, इसे बेनकाब करना चाहा, लेकिन यह 5 उसे घेर लेते हैं। सी सरपंच ने एक मुजाहिद से पूछा, आखिर क्या बात है, इसे बेनकाब क्यों नहीं होने देते? क्या यह बहुत ही बदसूरत है? इसने कसम खाई थी कि ना अपना मुंह किसी को दिखाएगी और ना ही अपनी आवाज किसी को सुनाएगी, लिहाजा ये चुप रहती है और अपने चेहरे को चादर में छुपाए रहती है। हम इसका भरम रखते हैं, तुमसे भी कहते हैं, अगर हमें मौत की सजा देना है तो हदीका को यूं ही गोली मार दो, मगर इसकी चादर ना उतारो। सी सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चादर और गूंगापन इतना ही जरूरी है तो फिर हमारा भी एक काम कर दो। वहां माइक के सामने जाओ और अपने मुजाहिदीन से कहो हथियार फेंक दें। मुकाबला करने का ख्याल दिल से निकाल दें, वरना तुम सबको गोली मार दी जाएगी। इस औरत को मारने से पहले बेनकाब किया जाएगा और इसे बोलने पर मजबूर किया जाएगा। हदीका ने एक छोटी सी पर्ची एक जांबाज की तरफ बढ़ाई। उसने पढ़ने के बाद सी सरपंच से पूछा, मिस्टर मिकी कहाँ हैं? उन्हें हमारे सामने लाया जाए। अगर वो हुक्म देंगे तो हम माइक के सामने जाकर वही कहेंगे जो तुम चाहती हो। हमने मिकी को आहनी सलाखों के पीछे कैद कर रखा है, जरूरत होगी तो यहाँ लाया जाएगा। फिलहाल जो कह रहा हूँ वही करो, वरना तुम्हारे तमाम मुजाहिदीन मुकाबले में मारे जाएंगे। मैं ख्वामख्वाह फायरिंग की आवाज दूर तक पहुंचाना नहीं चाहता। अगर सुलह सफाई से बात बन जाए तो बेहतर है। एक जांबाज ने कहा, हम हदीका के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। जब तक मिस्टर मिकी हमारे सामने नहीं आएंगे हम तुम्हारे हुक्म की तामील नहीं करेंगे, ख्वाह हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। 5 मुजाहिदीन का एक एक हाथ एक दूसरे से बंधा हुआ था और एक एक हाथ आजाद था। सी सरपंच ने कहा, इन्हें पूरी तरह बांधकर इस चादर वाली से दूर ले जाओ। उसके आदमी हुक्म की तामील करने लगे। जांबाज जिद्दोजहद कर रहे थे, उनके काबू में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें गन पॉइंट पर रखकर मजबूर कर दिया गया। उन्हें अच्छी तरह बांधकर दूर ले जाकर खड़ा कर दिया गया।
सी सरपंच ने तंजी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई इसकी कसम का भरम रख सकेगा? मैं इसे बेनकाब करने जा रहा हूँ, अब कौन मुझे रोक सकेगा? वो आहिस्ता आहिस्ता हदीका की जानिब बढ़ने लगा। जब वो करीब आया तो हदीका पीछे हटने लगी, लेकिन वो कहाँ जा सकती थी, एक जगह ठिठक गई, क्योंकि पुश्त पर राइफल की नाल लग गई थी। सरपंच ने कहा, तुम्हारे अंदाज से पता चलता है वाकई बोलती नहीं हो, जो कहना होता है लिख कर देती हो। चलो अपने साथियों को आखिरी बार लिख कर दो, इनसे कहो मेरे हुक्म की तामील करें, वरना अभी बेनकाब हो जाओगी। वह चुप खड़ी रही। अब चादर के अंदर वो क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी, ऐसे वक्त उसका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, ये मैं नहीं समझ सकता था, कोई नहीं समझ सकता था। सी सरपंच ने पूछा, क्या तुम अपनी कसम तोड़ना पसंद करोगी? मैंने सरपंच के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में पूछा, क्या मैंने कभी बिजली के नंगे तार को छूकर देखा है? इस सोच के साथ ही वो लरस गया। बचपन में एक बार उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया था। इसके बाद जो जिस्मानी और दिमागी झटके पहुंचे थे उसे अब भी याद थे। मैंने उसकी सोच में कहा, आज बहुत अरसे के बाद मैं फिर बिजली के नंगे तार को छूने जा रहा हूँ। वो चादर की तरफ हाथ बढ़ाने वाला था, रुक गया। दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या हमाकत है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ये औरत कोई बिजली का तार तो नहीं है। मैंने उसकी सोच में कहा, बिजली को छूकर आदमी एक बार मरता है, औरत को छूकर बार बार मरता है। उसने झुंझलाकर हदीका से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे हुक्म की तामील करोगी या नहीं? वह चुप खड़ी रही। उसकी खामोशी बता रही थी कि उसने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वो आखिर कब तक जिद्दोजहद कर सकती थी, कब तक खुद को छुपा कर रख सकती थी? दुश्मन ज्यादा थे, उसे चारों तरफ से घिरे हुए थे। वो तन्हा बेबस थी। जब दिमागी सलाहियत और जिस्मानी ताकत काम ना आए, कोई सूरत नजर ना आए, तो सिर्फ दुआ का रास्ता रह जाता है। यकीनन वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही होगी कि उसकी कसम ना टूटे, और मैं भी नहीं चाहता था कि उसकी कसम टूटे। जैसे ही सरपंच ने उसकी चादर को हाथ लगाया, उसके दिमाग को एक शदीद झटका पहुंचा। वह चीख मारकर उछला, फिर पीछे जाकर फर्श पर गिर पड़ा। सब उसे हैरानी से देखने लगे। वो बार बार अपने हाथ को यूं झटक रहा था जैसे वाकई बिजली के तार को छू लिया हो और उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा हो। उसके खास मातियत ने फौरन ही करीब आकर सहारा देकर उठाते हुए पूछा, सर क्या हो गया, क्या बात है? ये कोई बला है, इसे छूते ही मुझे बिजली का झटका पहुंचा है। सर ये कैसे हो सकता है, ये एक औरत है, हमारी जैसी इंसान है। हाय, इंसान है? सरपंच ने खाली खाली नजरों से हदीका की तरफ देखा। फिर उसे याद आ गया कि कितनी शदीद जहनी अजियत पहुंची थी। उसने अपने खास मातियत से पूछा, क्या तुम इसकी चादर को छू सकते हो? आप छूने की बात कर रहे हैं, मैं अभी इसे बेनकाब कर देता हूँ। वह तेजी से आगे बढ़ा। हदीका के करीब पहुंचते उसने हाथ बढ़ाकर चादर को छू लिया, फिर जैसे सचमुच बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। मैंने उसके दिमाग को इतना शदीद झटका पहुंचाया कि वह फलक शगाफ चीखें मारता हुआ पीछे उलट गया। फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। सबने अपनी आंखों के सामने यह हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन तमाशा देखा था। आंखों से ना देखते तो कभी यकीन ना करते, और यह तमाशा एक बार नहीं दो बार हुआ था। एक के साथ नहीं, दो के साथ हुआ था। अब किसी तीसरे में जुर्रत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर हदीका की चादर को हाथ लगाता। दो मुसल्ला जवानों ने सरपंच की खास मातियत को सहारा दिया, उसे उठाकर बिठाया, फिर उसे एक गिलास पानी दिया। सी सरपंच घूरकर हदीका को देख रहा था, फिर उसने झुंझला कर कहा, मैं नहीं मानता। ये कोई 440 वोल्ट नहीं है कि बिजली का झटका लगे, ये कोई जादू है। ये ऐसा अमल कर रही है जिसकी वजह से हम इसकी चादर को हाथ नहीं लगा सकते। मैं इसे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, ये चादर से बाहर आ जाए, वरना जादूगरों को जिंदा भी जलाया जाता है। उसने मुजाहिदीन की तरफ हाथ उठाकर कहा, मैं तुम लोगों से भी कहता हूं, इसे समझाओ, इसे बेनकाब करो, मैं देखना चाहता हूं आखिर ये है क्या चीज। वह फिर भी खामोश खड़ी थी। अब तो उसका हौसला यकीनन बढ़ गया होगा। वो सोच रही होगी, ये क्या हो रहा है? आखिर उसमें ऐसी पुरस्रार कुव्वत कहाँ से आ गई कि कोई उसकी चादर को हाथ नहीं लगा सकता। मुजाहिदीन भी खामोश खड़े रहे। जब कुदरती तौर पर हदीका का तहफ्फुज हो रहा था तो उन्हें क्या पड़ी थी कि उसे बेनकाब होने का मशवरा देते। वो भी तो हैरान होंगे। जो कुछ हदीका के साथ पेश आ रहा था, वो इसकी मंतकी वजूहात पेश करना चाहते होंगे। एक उधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, सर अगर आप लोग इसे छूने से बिजली के झटके महसूस करते हैं तो एक तरकीब है। अगर हम लकड़ी की छड़ी से इसकी चादर को हटाएं तो हमें शौक नहीं पहुंचेगा। सी सरपंच ने कहा, ओह ये कितनी आसान सी तरकीब है और हमारी समझ में नहीं आ रही थी। फौरन किसी छड़ी से इसकी चादर को हटाओ। वहां छड़ी मौजूद थी, लेकिन कौन चादर को हटाता? सब हिचकिचा रहे थे। कोई ऐसा तजुर्बा करना नहीं चाहता था जिससे चीखें मारकर फर्श पर गिरना और तड़पना पड़े। सरपंच ने कहा,
अगर कोई छड़ी से इसकी चादर को नहीं हटाएगा और ये बेनकाब नहीं होगी तो मैं इसे 10 मिनट के अंदर गोली मार दूंगा। मैं उसके दिमाग में रहकर उसके फैसले को समझ रहा था। उसने 10 मिनट के अंदर उसे गोली मारने का इरादा कर लिया था। मैं ये खेल ज्यादा देर तक जारी नहीं रखना चाहता था। उस वक्त एक मातहत को हुक्म दिया गया कि वो छड़ी लेकर आगे बढ़े। वो बेचारा आगे क्या बढ़ता, छड़ी को पकड़ने से ही डर रहा था। उसे डांट कर कहा गया अगर उसने हुक्म की तामील नहीं की तो उसे मुलाजमत से और किले से निकाल दिया जाएगा। उसने छड़ी को थाम लिया, फिर डरते डरते छड़ी को आगे बढ़ाकर हदीका की तरफ जाने लगा। मैं उसके दिमाग में था, वो थर थर कांप रहा था। इससे पहले कि वो छड़ी से चादर को छू लेता मैंने उसके दिमाग में दहशत पैदा कर दी। उसे दिमागी झटका देने की जरूरत पेश नहीं आई। वो पहले ही अरे बाप रे कहकर उछलता हुआ पीछे चला गया। सी सरपंच ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? सर, आप मुझे मुलाजमत से निकाल दें, किले से निकाल दें, जान है तो जहान है। मैं किसी दूसरी जगह मुलाजमत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लूंगा। सरपंच ने गरज कर कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार हुक्म देता हूँ, आगे बढ़ो और चादर को हटा दो। मैंने उस छड़ी वाले के दिमाग में बगावत की आग भड़काई। इतनी जल्दी आग भड़क नहीं सकती थी। किसी हद तक वो माइल हुआ कि यहां से जान बचाकर निकलना चाहिए। कोई ऐसा काम करना चाहिए कि सी सरपंच उसे चादर हटाने पर मजबूर ना करे। अब वो ऐसी क्या तदबीर कर सकता था? वो तो मैं ही करने वाला था और मैंने किया। यकबारगी उसने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर फुर्ती से पलटते हुए जॉन बिली का निशाना लिया। फिर सख्त लहजे में चैलेंज करते हुए कहने लगा, अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो जॉन बिली की लाश तड़पती नजर आएगी। बेशक जो मुझे गोली मारना चाहे मारे, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी मरेगा। अगरचे उसने सख्त लहजे में धमकी दी थी, ताहम सी सरपंच का एक जानिसार बिली पर कुर्बान होने के लिए फौरन ढाल बनने आ गया। जैसे उसने रुकावट पैदा की बिली को फरार होने का मौका देना चाहा, वैसे उसने गोली चला दी। ढाल बनने वाला औंधे मुंह फर्श पर गिरा। उधर रिवॉल्वर वाले ने अपनी पोजीशन बदली और बिली का निशाना लेते हुए कहा, हॉल्ट। ये कहते उसने कदमों की तरफ फायर किया। बिल्ली भागते भागते एकदम से रुक गया, चीख कर कहने लगा, पापा मैं मर जाऊंगा। रिवॉल्वर वाले ने कहा, अपने बाप से कहो वो तुम्हारे सामने आकर ढाल बने। इस बार जो भी आएगा उसके साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अब कोई उस रिवॉल्वर वाले के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता था। सी सरपंच ने परेशान होकर अपने बेटे की तरफ देखा, फिर रिवॉल्वर वाले को मुखातिब करते हुए कहा, जोसेफ ये क्या? तुम तो मेरे बहुत ही वफादार और जानिसार मुलाजिम हो और तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहते हो। जब तुम मेरी बीवी बच्चों के दुश्मन बन गए हो, मुझे मुलाजमत से निकालकर दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो, मेरी वफादारियों को यही सिला दे रहे हो, तो फिर वफादारी और जानिसारी कैसी? वो तो मैं गुस्से में कह रहा था, मैं तुम्हारा मालिक हूं, क्या मालिक को गुस्सा करने का भी हक नहीं? मैं कसम खाकर कहता हूं तुम्हारी मुलाजमत बहाल रहेगी, बल्कि तुम्हारा ओहदा और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। मैं किसी फरेब में नहीं आ सकता। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो इस चादर वाली और इसके साथियों के हथियार वापस कर दो, इन्हें आजाद कर दो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो कह रहा हूं उस पर फौरन अमल करो, वरना 5 मिनट के अंदर तुम्हारे बेटे की लाश नजर आएगी। दूसरी सूरत में ये मेरा वादा है, तुम्हारे बेटे के जिस्म पर एक जरा भी खराश नहीं आएगी और वह तुम्हें जिंदा सलामत वापस मिल जाएगा। सी सरपंच ने मजबूर होकर हुक्म दिया कि हदीका और 5 मुजाहिदीन को छोड़ दिया जाए और उनके हथियार वापस कर दिए जाएं। उन्हें हथियार वापस मिल गए। जोसेफ ने कहा, मैं अकेला हूं, मेरी मदद करो। जॉन बिली को अपने निशाने पर रख लो, इसे यरगमाल बना लो। तमाम मुजाहिदीन ने जॉन बिली को चारों तरफ से घेर लिया। हदीका रिवॉल्वर लेकर बिली के करीब गई। उसकी चादर जरा लहरा गई, लहराते ही बिली को छू गई। वो यकबारगी चीख मारकर पीछे खड़े हुए मुजाहिदीन से टकरा गया। अगर मुजाहिदीन ना होते तो वो फर्श पर गिर पड़ता। सी सरपंच ने पिदराना मुहब्बत से तड़प कर पूछा, क्या हुआ बेटे? वो हकलाकर एक उंगली से चादर की तरफ इशारा करने लगा। उसका कहने का मतलब यह था कि चादर को छूते ही उसे बिजली का झटका लगा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने उसके दिमाग को झटका नहीं पहुंचाया, बस एक दहशत थी जिसके नतीजे में वो नौजवान लड़का बदहवासी का मुजाहिरा कर रहा था। हदीका ने एक छोटी सी पर्ची अपने साथी की तरफ बढ़ाई। उसने उसे पढ़ने के बाद कहा, सी सरपंच, हम फौरन मिस्टर मीकी से मिलना चाहती हैं। या तो उन्हें यहाँ बुलाया जाए या हम उनके पास जाना पसंद करेंगे, और हम जहां भी जाएंगे तुम्हारे बेटे को साथ ले जाएंगे। सी सरपंच थूक निकलने लगा। हलक को तर्क करने के बावजूद आवाज नहीं निकल सकी। वो भला क्या कहता कि मिक्की जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है तो कह नहीं सकता था, और मुर्दा कहता तो उसके बेटे को फौरन ही गोली मार दी जाती। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर मिकी मेरे पास थे। जब तुम लोगों के आने की इतला मिली तो वो यहाँ से मेरे एक मातियत के साथ तुम सबसे मिलने गए। उसके बाद वापस नहीं आए। मैं खुद हैरान हूं कि कहाँ रह गई हैं। मैं माइक के जरिए ऐलान करता हूँ, वो जहां भी होंगे आ जाएंगे।
जोसेफ ने रिवॉल्वर से उसका निशाना लेते हुए कहा, सी सरपंट, झूठ मत बोलो, तुमने मिकी को मार डाला है। हदीका ने यकबारगी चौंक कर सर उठाया। उसका रुख सी सरपंट की तरफ था। फिर वो फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर उसके बेटे की तरफ पलट गई। सरपंट ने चीखें मारते हुए अपने बेटे की तरफ दौड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक मुझे मार डालो, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक मुजाहिद ने कहा, तुम्हारा बेटा इसी सूरत में जिंदा रह सकता है जब हमें मिस्टर मिकी जिंदा सलामत नजर आएंगे। हम तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देती हैं। वो गिड़गिड़ा के बोला, 10 मिनट में मैं इतने बड़े किले के अंदर मिस्टर मिकी को कहाँ तलाश करूंगा, प्लीज। दूसरे ने कहा, अगर उसे तलाश नहीं कर सकते तो माइक के जरिए उसे मुखातिब कर सकते हो। किसी दूसरी जगह से मिस्टर मिकी माइक के जरिए जवाब में हमारी तसल्ली कर सकती हैं। सी सरपंट की सोच कह रही थी, जब मिक्की जिंदा ही नहीं है तो मैं उसकी आवाज कैसे सुनाऊं? ओ गॉड, मैं क्या करूं? मैंने उसे मारकर बहुत बुरा किया, अब अपने बेटे को कैसे बचाऊं? कुछ तो करना ही था। अगर बचा नहीं जा सकता था तो उसकी जिंदगी के लिए थोड़ी मोहलत तो ले सकता था। उन्होंने 10 मिनट की मोहलत दी थी, वो 10 घंटे मिकी की तलाश में लगा सकता था। ऐसी चाल चल सकता था जिससे हदीका और दूसरे मुजाहिदीन की तसल्ली होती रहती। एक मुजाहिद ने डपट कर पूछा, क्या सोच रहे हो? माइक से ऐलान करते हो, हमें मिस्टर मिकी की आवाज सुनाते हो, या तुम्हारे बेटे की आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दें? वो नहीं नहीं के अंदाज में दोनों हाथ हिलाता हुआ तेजी से चलता हुआ माइक के पास आया। फिर उसे ऑन करके पागलों के अंदाज में पुकारने लगा, मिकी, मिस्टर मिकी, मिस्टर क्रिस्टोफर मिकी, तुम कहाँ गुम हो गए हो? प्लीज जहां भी हो हमें जवाब दो। तुम्हारे आदमी मुझ पर शुबा कर रहे हैं, ये समझते हैं मैंने तुम्हें हलाक कर दिया है। भला मेरी इतनी जरूरत कहाँ, मैं तो तुमसे दोस्ती के मुआहदे कर रहा था, फिर ये सब कैसे हो गया? भला मेरी इतनी जरूरत कहाँ, मैं तो तुमसे दोस्ती के मुआहदे कर रहा था, फिर ये सब क्या हो गया? देखो, मेरे बेटे की जान खतरे में है, प्लीज अपनी आवाज कहीं से सुना दो। एक मुजाहिद ने कहा, अपने किले के तमाम मुहाफिजों, मुसल्ला सिपाहियों और अफसरों को हुक्म दो कि मिस्टर मिकी जहां भी हैं उन्हें इज्जत और एहतराम से यहाँ लाया जाए। किसी वजह से वो ना आ सकें तो हमें माइक के जरिए उनकी आवाज सुनाई जाए। सी सरपंट उनके हदायत के मुताबिक यही कहने लगा। अपने मुसल्ला सिपाहियों और अफसरों को हुक्म देने लगा कि मिस्टर मिकी जहां भी नजर आए उन्हें इज्जत और एहतराम से लाया जाए, या फिर किसी तरह उनकी आवाज यहां तक पहुंचाई जाए। वो माइक के सामने जुबान से कह रहा था और मैं उसके दिमाग में उसकी सोच के जरिए पूछ रहा था, क्या मुर्दे अपनी आवाज सुना सकते हैं? अब जॉन बिली का क्या होगा? उसने बेटे की तरफ पलट कर देखा। उसके जी में आया कि माइक के पास से एक छलांग लगाए और अपने बेटे के पास पहुंच जाए और उससे लिपट जाए। हर तरफ से ढाल बन जाए, जहां से भी गोली चले सिर्फ उसके जिस्म पर लगे और बेटा उसकी पनाह में महफूज रहे। अफसोस, दूसरों की जिंदगी से खेलते वक्त ये याद नहीं रहता कि एक दिन खुद मरना है या अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखना है, और वो भी हराम मौत मरते हुए देखना है। मैं उस छत से उतर आया था, अब बेधड़क एक तरफ चला जा रहा था। इतना तो यकीन था कोई भी मुझ पर गोली नहीं चला सकता था, और यही हुआ। जैसे ही चंद सिपाहियों ने मुझे देखा, फौरन ही अटेंशन हो गई। एक ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, आपको तलाश किया जा रहा है। मैंने कहा, मैं ऐलान सुन चुका हूं, तुम्हारे सी सरपंच तक पहुंचने के लिए कितनी दूर जाना होगा? मुझे ये किला कुछ समझ में नहीं आता, अजीब भूल भुलैया है। आप वहां 15 मिनट में पहुंचेंगे, फिर तो देर हो जाएगी। तुम्हारा बॉस कुछ घबराया हुआ सा लगता है। बेहतर है यही माइक के जरिए आवाज सुना दो, फिर मैं वहां पहुंचूंगा। फौरन ही माइक का इंतजाम किया गया। मैंने उसे ऑन करके कहा, हेलो मिस्टर सरपंट। मेरी आवाज उसके दिमाग में एक धमाके की तरह गूंज उठी। वो एकदम से चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। स्पीकर के जरिए मेरी आवाज सुनाई दी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरी आवाज है। भला कहीं मुर्दे भी बोलते हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। समुंदर की गहरी तह से बोल रहा हूँ, जहां तुमने मुझे डुबो दिया। तुम मेरे साथियों के सामने इतराफ करो कि तुमने मुझे मार डाला है। मैं अपने साथियों को हुक्म देता हूं कि वो तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन उसे यरगमाल बनाए रखें। वो हाँ हाँ के अंदाज में सारे हिलाने लगा। फौरन ही पलटकर हदीका से और मुजाहिदीन से कहने लगा, मैं मुजरिम हूं, मैं कातिल हूं। मैंने मिस्टर क्रिस्टोफर मिकी को मार डाला है। ऐसी चाल चली कि वो समुंदर की गहराइयों में पहुंच गया, लेकिन देखो, मेरे गॉड को मेरे बेटे की जिंदगी मंजूर है। वो मरने के बाद भी समुंदर की तह से बोल रहा है, मेरे बेटे को जिंदा रखो, उसे कोई नुकसान ना पहुंचाओ। देखो, तुम लोगों ने उसकी आवाज सुनी है, बोलो सुनी है या नहीं? सरपंट, अब मैं समुंदर की गहराइयों से निकल कर आ रहा हूं। तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखो कि मुर्दा किस तरह जिंदा हो जाता है। मैंने माइक ऑफ करके वहां के ऑफिसर से कहा, मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। मैं उसके पास जाने लगा। वैसे जाने से पहले ही सरपंट और हदीका वगैरह के पास पहुंचा हुआ था। सी सरपंट नीम पागल सा हो गया था। उसके बेटे को दोबारा जिंदगी मिल रही थी।
इतना यकीन हो गया था कि उसे गोली नहीं मारी जाएगी। एक वक्त आएगा कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल वो यरगमाली था। वो अपने बेटे को खुश होकर देख रहा था। उसकी बतीसी निकली हुई थी। वो दोनों हाथ फैलाकर कह रहा था, वो आ रहा है, जिसे मैंने मार डाला है वो आ रहा है। लोग इसे जादू कहते हैं। मैंने उसे एक मातियत के साथ मौत की नन्ही सी गाड़ी में बिठा दिया था। फिर जब पता चला कि मेरा बेटा सही सलामत है और मेरे पास पहुंचने वाला है, तो मैंने उस गाड़ी का रुख समुंदर की तरफ कर दिया। वो रास्ता ऐसा था कि वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। उस नशेबी रास्ते में अगर कोई चलती गाड़ी से छलांग लगाए तब भी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि नशेब में लुढ़कता चला जाएगा। फर्श इतना चिकना है कि वहां कदम जमाए नहीं जा सकते। ऐसे में क्रिस्टोफर मिकी कैसे वापस आ सकता है? मगर वो वापस आ रहा है। वो चारों तरफ घूम घूम कर पागलों के से अंदाज में चीख रहा था। अपने बेटे की जिंदगी की खुशी मना रहा था। आधा पागल हो गया था। मशीन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, इसे देखो, वहां एक छोटा सा स्क्रीन है। जब वो नन्ही सी गाड़ी किसी मुसाफिर को मौत की तरफ ले जाती है, तो स्क्रीन पर एक नन्ही सी रोशनी का नुक्ता नजर आता है। वो नुक्ता दरअसल वही मौत की गाड़ी है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो नन्हा सा नुक्ता तेजी से सफर करता हुआ इस हिस्से की तरफ गया था जहां खला है, और उस खला से गुजरने के बाद गाड़ी समुंदर की गहराइयों में पहुंच जाती है। और मैंने देखा वो नुक्ता वहां जाकर गुम हो गया था समुंदर की गहराइयों में। वो तेजी से चलता हुआ मशीन के पास आया और कहने लगा, देखो, इस मशीन के तमाम बटन अपनी जगह मौजूद हैं। कोई बटन दबा हुआ नहीं है। इसमें एक बटन ऐसा है जिसे दबाने के बाद मौत के रास्ते पर छत से एक रॉड निकलता है। उस रॉड को थामकर मरने वाला खुद को समुद्र में गिरने से महफूज रख सकता है, लेकिन मैंने उस बटन को नहीं दबाया था। यानी वो रॉड छत से नीचे नहीं आया था। मिक्की उसे थाम नहीं सकता था, बच नहीं सकता था, मगर ये कुदरत का एजाज है कि वो जिंदा है और वो चला रहा है। मैं यकीन करता हूं और यकीन से कहता हूं कि वो समुंदर की गहराइयों से निकलकर आ रहा है। वो कह लगाने लगा। वो सचमुच पागल हो रहा था। उसे बेटे के जिंदा रहने की खुशी थी, और उसके लिए मेरे मुर्दा ना होने की बात नाकाबिल फहम थी। वो चकरा रहा था, और जब दिमाग चकराता है तो आदमी गिर पड़ता है या फिर पागलों जैसी हरकतें करता है, जैसा कि वो कर रहा था। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।